हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी के और उनके आंसर। तो सबसे पहला, और इसके सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो अपलोडेड है सेपरेटली, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो बताइए। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि तकरीबन जो मतलब दवाएं हैं ना, अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनके बायोलॉजिकल सोर्स, थेरापेटिक एप्लीकेशंस और क्या कहते हैं उनके कौन से पार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो इसके ना आप ज़रूर याद कर लेना पहले से। अब उनमें से गेस करना बहुत मुश्किल होता है। अब 50-60 हैं, उनमें से किसको निकालें मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दूंगा ज़रूर, लेकिन आपके पास टाइम है ना, तो उनको जो एक चैप्टर है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन दूंगा। बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से आपको समझिए कि मतलब 75% पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन फंसेंगे। सिर्फ वो वाले जो क्वेश्चन हैं क्रूड ड्रग वाले, समझ रहे, जिसमें बायोलॉजिकल सोर्स देखना, आपको उसका एप्लीकेशन देखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, सारी चीज़ें, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, तो सिर्फ ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप इनको देख लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है, बच रहा है, तो उस वाले चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, यानी किस कैटेगरी की चीज़ है उसको उसके हिसाब से लगा देना। तो ऐसे ही जो क्या कहते हैं हमारे जो ड्रग्स हैं, यानी जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आयुर्वेदा हो गया या यूनानी हो गया, जहाँ पे ये सब दवाएं यूज़ होती हैं, तो उनको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है। कई बार डेफिनेशन पूछता है क्रूड ड्रग क्या होता है, तो क्रूड ड्रग का मतलब होता है, समझिए कि कच्चा और रॉ मटेरियल है अभी बिल्कुल, वो होता है क्रूड ड्रग। यानी नेचुरली जो हमको मिल रहा है, चाहे वो प्लांट से मिल रहा है, मिनरल से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, जिसपे अभी कोई प्रोसेस नहीं किया गया, अभी वैसे ही उसको निकाल के लाया गया है। नेचुरल जो दवा होती है उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। तो इसको मतलब क्या कहते हैं इन तरीके, तो इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो कहीं पे आपको 6 मिलेंगे, कहीं 7, कहीं 8 तरीके मिलेंगे। आपको ये 6 और 5 जो है ना, इसमें से 5 या 6 आपको याद कर लेना सही से। इनमें से हर बार एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझ रहे हैं। तो एक होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल, तीसरा होता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमोटोक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन और छठा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले आप ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको क्या है आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि 4-5 लाइनें आपकी ऐसे ही भर जाएंगी। ये एग्जाम में लिखने का तरीका होता है। अब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ही आसान है। अल्फ़ाबेट आप जानते हैं, ए बी सी डी। तो मान लीजिए किसी ने किताब लिखी या कोई भी है, तो उसने क्या किया, किताब में ऐसे अलग अलग पेजेस बना लिए हैं उसने, समझ रहे हैं। अब उसने क्या किया, ये पेज बना लिया है जैसे भी। अब जो दवा का नाम जिससे शुरू हो रहा है उसके अंदर उसको डाल दे रहा है। ए से शुरू हो रहा है तो ए के अंदर डाल दिया आकाशिया है मान लीजिए आपका, तो इसके अंदर डाल दिया। बेलाडोना है तो बी से शुरू हो रहा है ना, तो बेलाडोना वाले को इसमें डाल दिया। सी से शुरू हो रहा है कोई सिंकोना है, उसको इसके अंदर डाल दिया। डी से शुरू हो रहा है, कोई डी से दवा शुरू होने वाली है तो डी वाले को इसमें डाल दिया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल, यानी उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्लासिफाई किया जा रहा है। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन यूज। जो कोई भी प्लांट है, मान लीजिए कि ये अकाशिया है, ये अलोए है, ये क्या कहते हैं बेलाडोना है, बेंजोइन है, तो इनका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है क्लासिफाई किया जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसको भी अब दो इसमें बांटा गया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, समझ रहे हैं। तो इनके पार्ट, अब इनके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दवाओं के अलग अलग पार्ट से उनको लिया जाता है। जैसे कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनका रूट यूज होता है, समझ रहे हैं ना, यानी प्लांट है उसका रूट यूज किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका बार्क यूज किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फ्लावर के फॉर्म में है, उनको यूज किया जाता है, यानी कोई भी पौधा उसका फ्लावर यूज किया जा रहा है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनका सीड यूज किया जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब क्लासिफाई किया। एक में लिख दिया बार्क, समझ रहे, किताब आपने लिखी एक, समझ लीजिए उसके अंदर एक में लिख दिया आपने बार्क, दूसरे में लिख दिया आपने रूट,
अब जो भी दवाएं हैं अगर वो रूट फॉर्म उनका यूज हो रहा है, समझ रहे हैं, तो उसको इस वाली कैटेगरी में डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि वो फ्लावर हैं किसी भी पौधे के और उनको यूज किया जा रहा है तो उसको फ्लावर वाले में कैटेगरी में डाल दिया, इसमें डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी जिनका बार्क यूज हो रहा है, बार्क मतलब जैसे कि ये इसका छाल उतार लिया ऊपर से, उसको यूज किया जा रहा है जैसे, तो उसको इसमें डाल दिया। जैसे कि आपका क्या कहते हैं सिनामोन है, दालचीनी है, समझ रहे। कुछ चीज़ ऐसे जिनका फ्रूट यूज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका इलायची है, कार्डामोम है, तो उसको इसके अंदर डाल दिया। कोरिएंडर है, उसको फ्रूट वाले के अंदर डाल दिया। तो ये क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कौन सा उसका पार्ट यूज हो रहा है उस वाले कैटेगरी के हिसाब से उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द ड्रग्स ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ये वो दवाएं होती हैं ऑर्गेनाइज्ड जो डायरेक्टली प्लांट से हमको ले लेते हैं। जैसे उसका फ्लावर है तोड़ लिया हमको मिल गया, उसका फ्रूट है उसको हमने तोड़ लिया हमको मिल गया, उसका बार्क हमने सीधे निकाल लिया हमको मिल गया, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली मिल जा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है और उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कंटेन्स सेलुलर टिश्यू या सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी उनका सेल भी हम मतलब सही सलामत होता है, समझ रहे हैं। और दूसरा जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस। और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं इनको डायरेक्टली नहीं लिया जाता, बल्कि कोई दूसरा एक और प्रोसेस बीच में आ जाता है फिर उनको लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जब ऐसे कट लगा देते हैं तो वहां से ना बालसम जैसा यानी एक चिपचिपा सा पदार्थ जैसा निकलना शुरू हो जाता है। जैसे नीम के ऊपर आपने बहुत देखा होगा, समझ रहे हैं। जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पर कट लगाते हैं वहां से दूध निकलता है, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली आप कोई उसका मतलब कोई पार्ट तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपने एक अलग से प्रोसेस किया, कट लगाया, कट लगाने के बाद वहां से उसका दूध निकल रहा है, समझ रहे, उसको आपने कलेक्ट कर लिया। ऐसे ही कई जगह बालसम निकलता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नीम से होता है, उसको बहुत सारी जगहों पे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ लासा बोलते हैं उसको। ये लासा वो वाला नहीं है, लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक वो वाला नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है, वो चाहे जो भी आपके यहाँ बोले, तो उसमें एक अलग प्रोसेस किया जा रहा है ना। तो जहाँ पे एक अलग प्रोसेस करके मान लीजिए किसी का जूस निकाला जा रहा है, उसको खूब काटा पीटा जा रहा है, तो ये जो हो रहा है ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, जैसे कि इंसिजन करके निकाल रहे हैं या किसी को ड्राई करके निकाल रहे हैं या उसको उबाल करके निकाल रहे हैं, समझे। तो अलग की कोई प्रोसेस करके उसको जब हम निकाल रहे हैं, उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, समझ रहे हैं ना। जैसे कि टोलू बालसम हो गया, एलोए जूस हो गया, ऐसे ओपियम से मान लीजिए उसका हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं, आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आते हैं। समझ में आ गया ना। ये मॉर्फोलॉजिकल में दो तरीके के हैं। अब इनके एग्जांपल्स जैसे कि ऑर्गेनाइज में सीधे उसका राइजोम ले लिया हमने जिंजर का, जैसे कुछ पत्तियां यूज की, सीधे हमने पत्तियां ले ली, जैसे कि डिजिटलिस से। कुछ जगह फ्लावर यूज होता है, जैसे कि हमने क्या कहते हैं क्लो है, जो आपका क्या कहते हैं लौंग है, लौंग आपने वैसे ही ले लिया। कुछ सीड्स यूज होते हैं, सीड सीधे आपने ले लिया। तो कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस करके उसको नहीं निकाला गया। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, या उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। आपने पूरा पढ़ा होगा, क्या कहते हैं 12th के अंदर के किंगडम होता है प्लांट का, सब किंगडम, क्लास किस क्लास की कैटेगरी की हैं, किस फैमिली की हैं, उनका ऑर्डर होता है, उनके जीनस होता है। तो समझ इस तरीके से अगर दवाओं को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। और चौथा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। इसमें किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो कोई भी ड्रग है उसके अंदर जो मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बेसिस पे। अब आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने चैप्टर वाइज पढ़े होंगे, तो आपका एक आगे चैप्टर आता है जिसमें आप पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में, एल्कलॉइड के बारे में, टेनिन्स के बारे में, वोलेटाइल ऑयल के बारे में, समझ रहे हैं, विटामिन के बारे में, ऐसे रेजिन्स के बारे में आप पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म्स होते हैं। अब इनके अंदर और जाएंगे तो उनके अलग अलग नाम हैं। तो ये समझिए कि ये क्या है, जैसे डोजेस फॉर्म होते हैं ना आपके, उसके अंदर अलग अलग टाइप की दवाएं होती हैं। ऐसे ही समझिए कि ये दवाओं के फॉर्म्स हैं जो मतलब किसी भी दवा से निकाले जाते हैं। तो जो दवाओं से निकाल रहे हैं उसमें हो सकता है वो ग्लाइकोसाइड हो, अब वो ग्लाइकोसाइड ए हो सकता है, ग्लाइकोसाइड बी हो सकता है, और भी कोई केमिकल हो सकता है। ऐसे ही एल्कलॉइड निकालना है तो उसमें कई सारी कैटेगरी आती हैं, टेनिन्स में आती हैं, वोलेटाइल ऑयल निकालना है उसमें कई सारे वोलेटाइल ऑयल हैं अलग अलग टाइप के, समझ रहे।
तो इस तरीके से जब दवा को हम निकालना है तो उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं मेनली, ठीक है ना, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे कि कोई भी दवा है, मान लीजिए डिजिटलिस है, तो डिजिटलिस से हमको क्या मिल रहा है, ग्लाइकोसाइड ए, ग्लाइकोसाइड बी, समझ रहे हैं। तो ये इसका क्या होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो असल में बीमारी को ठीक करेगा वो है उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसी से तुमको मतलब है, उसी के लिए तो उसको निकालना है। बाकी उसका जो अलग, उसको अलग प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो वो तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए, लेकिन हमारे लिए वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है। हमारे लिए तो क्या है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की ज़रूरत है, समझ रहे। तो उन्हीं के बेसिस पे जब क्लासीफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया, अब जो दवाएं जिनके अंदर भी ग्लाइकोसाइड पाया जा रहा है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जैसे कि डिजिटलिस है, सेना है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको क्या है, एल्कलॉइड्स जिनके अंदर पाया जाता है, तो जितनी भी दवाओं के अंदर एल्कलॉइड पाए जाएंगे उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, एल्कलॉइड वाले में डाल देंगे। जैसे कि सिंकोना हो गया, धतूरा हो गया आपका। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी होंगी जिनके अंदर टैनिन्स पाया जा रहा है। अब ये सब सारी चीजें क्या, इनकी डेफिनेशन भी देख लेना आगे, और चौथे चैप्टर में इसकी डेफिनेशन वगैरह है, तो समझ रहे हैं ना, इसके डेफिनेशन जरूर देख लेना, क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टैनिन, रेजिन्स, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछता है। तो टेनिन्स वाली कैटेगरी में जितने भी मतलब प्लांट्स ऐसे जिनके अंदर टेनिन पाया जाता है उसको इस कैटेगरी में डाल दिया। माइरोबेलम हो गया, ठीक है ना। ऐसे जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा है उसको इस कैटेगरी में डाल दिया, जैसे कि फेनल हो गया। जिनके अंदर विटामिन पाया जा रहा है उनको इस कैटेगरी में डाल दिया, जैसे कि शार्क लिवर ऑयल हो गया, कोल्ड लिवर ऑयल हो गया। अगला क्लासिफिकेशन है केमोटोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, तो ये आपकी 5वीं क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन को एक साथ मिला दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को एक साथ मिला दिए तो वो हो जाता है आपका केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अगला क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें उसकी क्या है, मतलब किस तरीके से दवा कहाँ पे इफेक्ट करती है उस बेसिस पे उसको क्या है क्लासिफाई करते हैं। जैसे कुछ दवाएं होती है जो ब्रेन पे हमारे मतलब काम करती हैं, समझो, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, तो उस वाली कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया, समझ रहे हैं ना। किसी भी मतलब क्या कहते हैं, चाहे वो केमिकल उसके अंदर कोई भी पाया जा रहा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी, उससे मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कैसा भी, उससे मतलब नहीं है। वो दिमाग पे हमारे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, उसके अंदर डाल दिया। कुछ दवाएं होती है जो हमारे जीआईटी पे काम करेंगी तो उसको उसके अंदर डाल दिया। सारी जितनी भी दवाएं हैं सबको उसके अंदर डाल दिया, भाई ये क्या है, जीआईटी पे काम करने वाली हैं। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे क्या कहते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में काम कर रही है, सपोज दैट, समझ रहे हैं, तो उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम कर रही हैं, हार्ट वाले सिस्टम पे काम कर रही हैं, तो जो भी हार्ट वाले सिस्टम पे काम कर रही हैं उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया, समझ रहे। तो इस तरीके से जो दवाओं की क्लासिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हमारे जीआईटी पे काम करती हैं, जैसे कि उसमें आ जाता है कार्मिनेटिव्स। अब इनकी डेफिनेशन भी पूछता है, उसको आगे आप देखेंगे 5वें चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। कार्मिनेटिव्स जैसे कोरिएंडर हो गया, कार्डामोम हो गया, ऐसे क्या लेक्सेटिव आ जाते हैं। कुछ डेफिनेशन देख लेना भाई इन सब की। तो लेक्सेटिव हैं, जैसे इनके अंदर आ जाता है एलोय हो गया, स्पगोल हो गया, ये सब गोल भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। और क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ दवाएं होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट आती हैं, जैसे कि लिकोरिस हो गया, वसाका हो गया, टोलू बाल्सम आ जाते हैं, जैसे एंटीटस्यू में आ गया ये, समझ रहे हैं ना। कुछ दवाएं होती है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि डिजिटलिस हो गया। कुछ होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट, जैसे कॉफ़ी है, टी है, समझ रहे हैं, इनके अंदर कैफीन पाया जाता है। ऐसे क्या है, सीएनएस डिप्रेजेंट है, जैसे कि जो मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देंगे, जैसे कि बेलाडोना हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या इसको थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है या एसआर फार्मेसी के जो भी नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए, वो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज करने वाले हैं बच्चे मुझे, सर मुझे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो अगर आपको इसके जो भी मटेरियल है, अगर आपको सिर्फ मोबाइल में पढ़ना है, उसका प्रिंट नहीं निकालना है, तो आप चले जाइए एसआर फार्मेसी ऐप पे। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप क्या कहते हैं, जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे एसआर फार्मेसी, आपको आ जाएगा, या आप प्ले लिस्ट से उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी नोट्स है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 रुपये में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेट, ये 30 से 35 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये 30 रुपये लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जीएसटी वगैरह जुड़ जाते हैं, तो 35 रुपये 40 रुपये ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, समझ रहे हैं, उसके अलावा जितने भी क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बहुत सारे, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा।
ये जो कुछ भी है ना आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं, समझ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, पूरे नोट्स से फार्माकोग्नोसी के जितना भी यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इतने के अंदर। लेकिन यहाँ से प्रिंट नहीं निकलेगा, डाउनलोड नहीं होगा। अब अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9694480523। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अब ऊपर से फोन करके ये ना कहना सर ये आप ही का नंबर है क्या, अरे मेरा ही नंबर है यार, मेरी वीडियो में है तो मेरा ही नंबर है। तो पेमेंट नहीं करना, आपको पेमेंट नहीं करना है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे और कहेंगे सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, हार्ड कॉपी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की फर्स्ट ईयर की। तो आपको पूरी डिटेल बता दी जाएंगी कि कितने में आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ये याद रखना कि अब पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स किसी को नहीं मिल पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, तब ये हमको शुरू करना पड़ा है। पहले मैं पीडीएफ दे देता था लेकिन अब पीडीएफ नहीं मिलेंगी, एक को देता था उसने बेचना शुरू कर दिया, तो मेरे साथ ऐसा हुआ फ्रॉड, इसलिए ये हमने ये कदम उठाया है। तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्या कहते हैं सिर्फ मोबाइल में पढ़ना है तो ये आप जाएंगे ऐप पे पढ़ेंगे, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और अगर किसी को क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह में पढ़ना है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे होम डिलीवरी कर देंगे नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट के तो वो भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिर्फ चाहिए वो भी हो जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आपके होम पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और आपको उसमें दो चीज़ें देनी रहेंगी, एक तो कॉस्ट जो है उसका मतलब प्रिंट जो हमने निकाला उसका चार्ज, और दूसरा डिलीवरी चार्ज, ये दो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा ऐप है इसको डाउनलोड करके आप इसलिए रखेंगे कि इसमें आपको क्या कहते हैं अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, समझ रहे। जैसे कि हमने अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को लाइव क्लासेस चलाई यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े, बहुत सारे उन्होंने पढ़ा, फायदा उठाया। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव क्लासेस सेकंड ईयर की लाइव क्लासेस चल रही थी, 1300 रुपये का कुछ इसका कॉस्ट था। तो इसमें क्या है फार्माकोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट हैं इसको हमने पढ़ाया। उसके अलावा डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी लाइव 999 रुपये में, इसको भी बच्चों ने पढ़ा। उसके अलावा सिर्फ फार्माकोलॉजी आपको पढ़ना है, वीडियोस लेक्चर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। अब आप यूट्यूब पे देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम टाइम में आप चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से पढ़ना है तो वहाँ पे एड्स आने लग जाते हैं बहुत सारे, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप यहाँ से आके 100 रुपया खर्च करो, इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आप फार्माकोलॉजी है इसके ऐसे देख सकते हो, अलग अलग भी बना देंगे हम इसके, मतलब ऐसे कोर्स 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये में आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, पूरे सब्जेक्ट की वीडियोस एक साथ में हम अलग अलग करके बना देंगे। तो इस आप यहाँ से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं एग्जिट एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए हम एक कोर्स लाने वाले हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए तैयारियाँ होती हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका एक कोर्स आने वाला है। जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, सिपाही फार्मा है, बिहार फार्मासिस्ट है, अभी ये वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जहाँ भी जितने भी जो भी वैकेंसीज हैं जो मतलब फार्मेसी के बेसिस पे हैं उसकी हम तैयारी कराने वाले हैं। उसके अलावा और भी जो जैसे कोई दुबई जाना चाहता है इस टाइप की डीएचए इस टाइप के जो कोर्सेज वगैरह हैं उसकी भी आपको क्या है गाइडेंस दी जाएंगी। तो इसलिए ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, और भी जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं अब उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब अडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ये वाला क्वेश्चन भी मतलब बार बार पूछा जाता है और ये पूरा एक चैप्टर है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा एक चैप्टर भी है, आपका दूसरा चैप्टर यही है। और यहाँ से क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, या तो अडल्ट्रेशन पूछ लेगा या इवेल्युएशन पूछ लेगा, या इन्हीं के अंदर जाके जैसे कि मान लीजिए इवेल्युएशन करने के अलग अलग टाइप हैं तो उन्हीं में से किसी एक के बारे में पूछ लेता है, समझे। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है और इवेल्युएशन क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मिलावट होता है। या तो ऐसा होता है अडल्ट्रेशन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि अच्छी जगह अच्छी चीज़ की जगह पे घटिया चीज़ को सप्लाई कर देना, समझे ना, या उसके अंदर अच्छी चीज़ के अंदर घटिया चीज़ को मिला देना, खराब चीज़ को, स्पोरियस को, सड़ी हुई चीज़ को, लो क्वालिटी की लो ग्रेड की चीज़ को मिला देना, या तो फिर क्या कहते हैं पूरी घटिया ही चीज़ सप्लाई कर देना, समझ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर क्वालिटी खराब की जा रही है किसी भी चीज़ की, जो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी है उससे लो क्वालिटी की चीज़ अगर सप्लाई की जा रही है तो वो क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन होता है। चाहे उससे दवा बनाई जाए, चाहे उसको बेचा जाए, चाहे खिलाया जाए, किसी भी तरीके से वो होता है आपका अडल्ट्रेशन, समझ रहे हैं ना।
इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अडल्ट्रेशन इज डिफाइन एज एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग ऑफ। एडिंग मतलब ये कि किसी अच्छी क्वालिटी की चीज़ के अंदर किसी को ऐड कर दिया कुछ थोड़ी बहुत, या क्या कहते हैं सब्सटीट्यूशन, यानी एक की जगह पे दूसरे को रख देना। इसको उठा के इसकी जगह पे रख दिया, इसको इसकी जगह पे रख दिया, समझ रहे हैं? इसको हटाया और इसको यहाँ पे रख दिया। ये अच्छी चीज़ थी, इसको बचा लिया, ये खराब चीज़ के अंदर डाल दिया, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन किसका किया जा रहा है? स्पोरियस को। अच्छी चीज़ की जगह क्या है? खराब चीज़, घटिया चीज़, इन्फेरियर, लो क्वालिटी की चीज़, डिफेक्टिव है, जिसके अंदर कोई खराबी आ चुकी है, या यूजलेस, उसका कोई फायदा नहीं है, या नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो उसको क्या है? अच्छी जेन्युइन जगह पे, जेन्युइन चीज जो है, जो मतलब अच्छी क्वालिटी की है, गुड क्वालिटी की है, उसके अंदर उसको रख दिया जा रहा है, तो वो होता है आपका अडल्ट्रेशन। और इसी अडल्ट्रेशन को पकड़ना, इसी अडल्ट्रेशन को यानी इसी मिलावट को, इसी खराबी को पकड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं। मान लीजिए दूध के अंदर पानी की मिलावट है, वो अडल्ट्रेशन है। अब उस चेक करना कि दूध के अंदर पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। ऐसे ही शहद आता है, हनी, जिसको क्या आता है बहुत सारी जगहों पे क्या आता है मध भी बोलते हैं, तो उसके अंदर देख मिलावट होता है, चीनी, गुड़, पता नहीं क्या क्या डाल के लेके लाके बेचते हैं लोग, कहते हैं अभी निकाला है ताज़ा ताज़ा, अभी ताज़ा निकाल के लाता है, वो पता चल रहा है वो पहले से ही मतलब वो मिलावट किया हुआ है। तो वो जो मिलावट है उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं। और उसी मिलावट को पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। कोई आदमी रख के इसे कर रहा है, कोई कपड़े पे अपने टपका के देख रहा है, कोई जला के देख रहा है। तो ये जो अलग अलग तरीकों से उसको चेक किया जा रहा है कि ये चीज़ असली है या नकली है, समझ रहे हैं ना, इसके अंदर मिलावट है या प्योर है, ये जो चेक करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं इवेल्युएशन। ठीक है। अब ये जो अडल्ट्रेशन है आपका, ये दो तरीके का होता है, एक होता है अनइंटेंशनल और एक होता है इंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब ये कि आदमी चाह नहीं रहा था, उसका कोई मतलब इरादा नहीं है, कोई नीयत नहीं है कि मुझे इसके अंदर मिलावट करना है, बल्कि एक्सीडेंटली मिलावट हो जा रही है, अनजाने में हो जा रही है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल। जैसे कि नेम कंफ्यूजन हो गया। मान लीजिए आपको मैंने अपने यहाँ पे बुलाया, भाई देखो ये मेरी दवा की कंपनी है, यहाँ पे काम करना आपको, और ये दवाओं के नाम है, पहली बार आए थे, आपने अच्छे से मालूम नहीं था, मैंने कोई और कुछ बोला, आपको सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपने दूसरी चीज़ ला के उसके अंदर मिला दिया। तो ये जानबूझ के तो नहीं किया आपने, ना तो मेरा कोई इरादा था, तो बाय मिस्टेक जो चीज़ हो जा रही है, तो नेम में कन्फ्यूजन हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो वो भी अनइंटेंशनल है। कमी है, नॉलेज की कमी है, आपको ऑथेंटिक सोर्स के बारे में मालूम नहीं है, आप जाते हैं जंगल से जड़ी बूटियाँ तो लाते थे पहले लोग ऐसे ही, अब तो कल्टीवेशन हो रहा है बाकायदा, तो गया ढूंढने के लिए, भाई उसको ढूंढना कुछ और था और उसको एग्जैक्टली मालूम नहीं था, उसने जैसे मान लिया गोखरू की सीड लाना था, उसको पता ही नहीं गोखरू है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसने किसी दूसरी चीज़ के बीज ला के डाल दिए, समझ रहे? तो ये क्या हो रहा है? लेक ऑफ नॉलेज है। ऐसे क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में सेम होती हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, आदमी को कन्फ्यूजन हो गया, उसने लेना कोई और था। अब कोई बहुत एक्सपर्ट होगा तो सारी चीज़ें तो जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, देखने में सेम सेम सी लग रही थी, उसको लेना ये वाला था, उसने ये वाला लेके लाके डाल दिया, समझ रहे? तो इस तरीके से ऐसे कुछ चीज़ें कलर में सेम होती हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन हो गया या सब्सटीट्यूशन हो गया या केयरलेस कलेक्शन की वजह से हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने गए थे 8-10 चीज़ें आपको लेके आना था मार्केट, मतलब क्या कहते हैं जंगल से, फॉरेस्ट से आपको जड़ी बूटियां वहीं से आती थी। असल क्रूड ड्रग पहले जंगलों में जाते थे लोग, और वहां से लोग नहीं बल्कि मतलब जो वर्कर्स हैं या जो दवा बनाने वाले छोटे मोटे वैद्य लोग होते थे, तो वहां से वो मंगाते थे, अपने साथ में जो उनके चेले होते थे उनको भी ले जाते थे और जाते थे ढूंढ के लाते थे। अब मान लीजिए 8-10 जगहों पे थोड़ा थोड़ा कोई सामान रख रहे हैं, अब रखने में थोड़ा इधर रखना था, इस वाले थैले में रख दिया, समझ रहे हैं? कोई भी दवा थी उसको इस वाले में रखना था, एक बार ला मतलब हमेशा इसमें रख रहे थे वो, एक बार दूसरे में लाके किसी ने जल्दीबाजी में रख लिया, केयरलेस में, समझ रहे हैं, लापरवाही कर दिया, उसने सही से काम नहीं किया, फोन पे बात कर रहा था, रखना इसमें था, उसमें रख दिया, तो समझ रहे? तो इस तरीके से जो दिक्कत हो जाती है, तो ये जानबूझ के नहीं हो रहा, अनइंटेंशनल हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। और दूसरा होता है जानबूझ के, यानी जानबूझ के मिलावट किया जा रहा है, तो भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, कुछ मतलब क्या है, बना रखा है, मतलब जैसे कि कुछ, जैसे कि मान लीजिए हनी है, अब एक नया मतलब क्या है, लो क्वालिटी का हनी बना लिया, अब उसको असली में मिला दे रहे हैं सब, समझे? तो एक होता है मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस मिलाया जा रहा है, समझे? जैसे कि पैराफिन वैक्स, क्या है, पैराफिन वैक्स इज गिवन येलो कलर, पैराफिन वैक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, पीला कलर दे दिया जाता है, एंड सप्लाई ऑन द प्लेस ऑफ बीज वैक्स, और जो असल में बीज वैक्स आता है उसकी जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या किया, मैन्युफैक्चर करके किया। ऐसे क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड मतलब ये कि जिसको खत्म कर दिया गया, इसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिया गया है और उसको बेचा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, जो लौंग आता है उसका तेल बहुत मेन होता है, असल वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वही काम करता है, समझ रहे, जीआईटी के लिए अच्छा होता है। अब क्या किया, उसको पंच करके किसी भी तरीके से उसका जो केमिकल, जो उसका वोलेटाइल ऑयल है, जो उसका असल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको निकाल लिया,
तो वो जो अब कचरा बचा है ना उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। तो उसको अब आप हम जाएंगे खरीदने के लिए तो जान ही नहीं पाते हैं कि इसके अंदर मतलब अडल्ट्रेशन किया गया है कि नहीं किया गया, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया गया है नहीं निकाला गया है। तो इस तरीके से जो अडल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, ठीक है ना। तीसरा है अडल्ट्रेशन यूजिंग दी सब्सटेंस सुपरफिशियली सिमिलर एंड इन्फीरियर इन नेचर। कई बार ऐसा होता है कि दो चीजें ऐसी हैं जो देखने में सेम लग रही हैं, समझ रहे हैं ना। सब्सटेंस सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर से देखने में क्या है एकदम सेम है, लेकिन क्वालिटी में या नेचर में क्या है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से क्या किया जानबूझ के कि देखने में सेम लग रही थी एक की जगह पे दूसरे को बेच दिया, समझ रहे। उसका एग्जांपल जैसे कि जापान वैक्स एट द प्लेस ऑफ बीज वैक्स। जापान वैक्स जो आता है वो बीज वैक्स की तरह ही देखने में लगता है लेकिन क्वालिटी में अलग अलग होता है। तो जापान वैक्स को क्या किया बीज वैक्स की जगह पे बेच दिया। ऐसे क्या होता है पपीते के जो बीज आते हैं, समझ रहे, पपाया सीड्स, वो देखने में कैसे लगते हैं काली मिर्च की तरह लगते हैं, समझ रहे। अब उसी काली मिर्च के अंदर उनको मिला दिया, पकड़ ही नहीं पा रहे हो आप। अरे मान लो 2 किलो काली मिर्च है, आपने मान लीजिए क्या कहते हैं 1 कुंटल काली मिर्च है, 100 किलो काली मिर्च है, उसके अंदर मान लीजिए अगर 2 किलो भी मिला दिया तो पता चलेगा कहीं कहीं नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारी कमाई इस तरीके से कर लेते हैं लोग। तो ये सब क्यों किया जाता है, ये सब इसीलिए किया जाता है कि पैसा बचाया जाए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ऐसे कि अडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है ना, ये इसका यहाँ पे फ्लावर है, ये जो हमको चाहिए ये लॉन्ग है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं ये ऐसे है मान लीजिए, तो हमको ये चाहिए इतना, लेकिन वो क्या कर रहा है बदमाश इसको भी तोड़ के उसी में डाल दे रहा है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इसको यहाँ से तोड़ना चाहिए लेकिन यहाँ से तोड़ रहा है। तो ये वाला जो इतना पार्ट है ये क्या है फालतू है, ये वेजिटेटिव पार्ट है उसका। तो उसको मिला के अडल्ट्रेशन कर रहा है, कुछ तो वजन बढ़ाएगा ना, ये हर मतलब लॉन्ग के अंदर ये इतना रहे तो वजन तो बढ़ेगा। तो वो फालतू में उसका पैसा लगेगा, उसकी तो कीमत है नहीं असल में कुछ भी, लेकिन आपसे तो पूरे उसकी कीमत लिया जा रहा है। तो ये होता है वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके अडल्ट्रेशन करना। ऐसे ही क्या है मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर पाउडर मिला दिया जा रहा है। अब पाउडर मतलब एक बोरी आप खरीद रहे हैं, एक कट्टा पूरा खरीद रहे हैं, उस लौंग मान लीजिए इसके अंदर कोई दूसरा पाउडर डाल रखा है, वो नीचे बैठ जाता है, इधर उधर फैला हुआ है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, वजन तो उसका भी बढ़ रहा है। और कई सारी चीजें होती है जो मतलब पाउडर फॉर्म में आप खरीद रहे हैं, उसी के अंदर अब जैसे मसाला खरीदते हैं बहुत सारे बिके हुए क्या कहते हैं बहुत सारे क्या है पीसे हुए मसाले आते हैं, एक तो खड़ा मसाला आता है, उसी के अंदर भी देखते हैं साबूदाना और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, छोटा छोटा सा रहता है, और उसमें पाउडर भी डाल दे तो आप पकड़ थोड़ी पाएंगे। ऐसे ही पीसे हुए मसाले आते हैं, आप उसको क्या कहते हैं मान लीजिए हल्दी पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, कोई सा भी पाउडर उसके अंदर मान लीजिए चावल को पीस दिया, राइस, तो आप क्या जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो इस तरीके से भी पाउडर मिला के अडल्ट्रेशन किया जाता है। ऐसे कई बार क्या है टॉक्सिक मटेरियल मिला के भी क्या है अडल्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा कम करते लोग लेकिन हो जाता है ऐसा भी, जैसे कि एसाफोइटिडा है जो आपका हींग होता है, उसी के अंदर क्या है लाइम स्टोन के पीसेज होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे डाल दिए, उसी जैसे होते हैं उसको डाल देते हैं, पता नहीं चलता है, कम होता है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत सारे मक्कार लोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है आपका अलग अलग टाइप के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आप याद कर लीजिएगा, समझ रहे हो ना। तो ये होता है आपका इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अब इवेल्युएशन क्या होता है, उसी अडल्ट्रेशन को पकड़ना। ये अलग अलग टाइप के अडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग टेक्निक भी निकाली गई है कि अडल्ट्रेशन को कैसे पकड़ा जाए, समझ रहे हैं। तो उस अडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक या मोर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना, कि मोर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन के ऊपर एक नोट लिखिए। तो एक तरीका ये होता है, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के जरिए से मतलब क्या कहते हैं इवेल्युएशन किया जाए। एक होता है फिजिकल इवेल्युएशन, एक होता है केमिकल, और एक होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक या क्या कहते हैं मोर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन दिस मेथड वी डिटरमाइन द ड्रग कलर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं दवा का जो कलर है उसको देखते हैं, उसकी जो खुशबू होती है उसको सूंघ के देखते हैं, उसका शेप देखते हैं, मतलब हर आदमी जो उसका मतलब माहिर है वही जान पाएगा। टेस्ट देखते हैं, उसका साइज देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग पता लगाते हैं। इन दिस मेथड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स आर स्टडीड। जो सेंसरी कैरेक्टर्स हैं उसको मतलब क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के जरिए से करते हैं। यानी उनका कलर देख लिया आंखों के जरिए से, समझे, उनका शेप देख लिया, ऐसे उनका टेस्ट अपनी ज़बान से कर लिया, उनका साइज देख लिया आंखों के जरिए से, उनकी खुशबू सूंघ ली, ठीक है ना, ऑर्डर कैसा है उसका उसको सूंघ लिया। तो इस तरीके से सेंस ऑर्गन के जरिए से इनको हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, यानी इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए से हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई भी प्लांट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बार्क है,
पत्तियां हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, एक होता है लीफ कांस्टेंट देखा जाता है। क्या देखते हैं, लीफ कांस्टेंट, यानी जो पत्तियों वाला वो है तो उसको देखते हैं। तो उसमें क्या क्या देखते हैं, जैसे कि पैलिसेड रेशियो हो गया, ऐसे क्या तो वेन नंबर हो गया उसका, ऐसे क्या तो वेन टर्मिनेशन हो गया, स्टोमेटल नंबर हो गया। तो ये सारी चीजें उसका देखते हैं। अब इसकी डिटेल आप ना डिटेल वीडियो जो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और क्या स्टोमेटा उसका देखते हैं, और क्या देखते हैं उसके ट्राइकोम्स होते हैं वो देखते हैं, हाइड और क्या होता है हाइडेथोट्स जो होते हैं, वो सारी चीजें देख के फिर हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे स्टोमेटा क्या होता है, तो जो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, समझ रहे, वो उसको स्टोमेटा किया जाता है। ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए या सेक्रेशन के लिए कुछ पोर्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेथोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के फिर हम लोग क्या करते हैं इवेल्युएशन करते हैं। एक होता है फिजिकल इवेल्युएशन, तो इसमें फिजिकली मतलब चीज़ों को हम लोग मतलब देख के पता लगाते हैं। फिजिकल में जैसे कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, समझ रहे हैं ना, कितना उसके अंदर नमी है। अब हर दवा का एक मतलब फिक्स होता है, सब लिखा हुआ है कि किस दवा का कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसको देख के हम लोग पता लगाते हैं। ऐसे क्या होता है, कोई मान लीजिए लिक्विड दवा, उसका विस्कोसिटी देख के हम लोग पता लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब उसको कैसे देखते हैं, उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखेंगे। हमको मालूम है कि इसका क्या है, इस इतने टेम्परेचर पे ये मतलब क्या कहते हैं इतना ही गाढ़ा रहता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर जब देते हैं तो इतना गाढ़ा और हो जाता है वो, समझ रहे हैं। उसके अंदर से क्या कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट मतलब क्या कहते हैं भाप बन के उड़ने लगते हैं। तो उनको सब लिखा हुआ है हर दवा का, बहुत मेहनत किया गया है इस पे, समझ रहे हैं। तो उसको देखा जाता है ऐसे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट हो जा रहा है। कोई दवा ऐसी है, समझ रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में है तो कितने मतलब टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट हो रही है, तो इसको देखा जाता है, समझ रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं जो प्योर केमिकल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या है एकदम से क्या कहते हैं ये मेल्ट हो जाएगा। तो जो प्योर दवा होगी वो 100 पे पहुंचते ही एकदम से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो प्योर नहीं होगी पता चला 105 पे जाके मेल्ट हो रही है, या क्या कहते हैं 95 पे ही मेल्ट हो जा रही है। और जो मतलब क्या कहते हैं असली होगी वो शार्प होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी 100 पे ही जाके 100 पे पहुंचते पहुंचते एकदम से हो जाएगी, ना आगे बढ़ेगी ना नीचे। एक होता है सोल्युबिलिटी, मेनी ऑफ ड्रग्स आर हाईली सोल्यूबल इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट। बहुत सारी दवाएं होती है जो स्पेसिफिक क्या है खास सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनको चेक करते हैं। अगर मिलावट होगा तो वो नहीं उसमें अंदर घुलेंगी, और अगर मिलावट नहीं है तो घुल जाएंगी। ऐसे क्या कहते हैं चीज़ों को हम लोग जला के देखते हैं कि उसके पीछे उसका कितना मतलब उसकी राख बच रही है। तो ये भी लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम 100 ग्राम इस दवा को मान लीजिए डिजिटलिस की पत्ती है, उसको 100 ग्राम हम लोग जलाएंगे तो हमको इतनी राख मिलेगी। मान लीजिए 5 ग्राम या 10 ग्राम राख मिलती है, समझ रहे हैं। तो हमने जलाया लेकिन वो मिल रही है 20 ग्राम, इसका मतलब इसमें पत्तियों में कुछ मिला के अलग दूसरी पत्तियां भी डाल रखी हैं, समझ रहे हैं। ऐसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि दवा को हमने क्या कहते हैं घोल लिया किसी चीज़ के अंदर, उसके अंदर से हम लोग बीम लाइन को क्या है मतलब ये समझिए कि लाइट को गुजारते हैं, समझ रहे, लाइट को पोलराइज कर दिया जाता है, उसको गुजारते हैं। तो अगर वो अब उसमें देखा जाता है कि वो क्या कहते हैं बैंड हो रही नहीं हो रही, कभी ऐसे मतलब राइट में मतलब बैंड हो सकती है, या तो लेफ्ट में हो सकती है, या अप या डाउन, समझ रहे हैं ना। तो उसके हिसाब से फिर उसको देखा जाता है। तो हर दवा का लिखा हुआ है कि ये क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, कैसी है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग चेक करते हैं। अगर मिलावट होगा तो उसका क्या कहते हैं मतलब जो आंसर लिखा हुआ वो नहीं आएगा। एक होता है केमिकल इवेल्युएशन। तो केमिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं जो क्या कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर होना चाहिए वो है या नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे भी चौथे चैप्टर के अंदर। तो जैसे कि एल्कलॉइड है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं मेयर टेस्ट लगाते हैं। मेयर टेस्ट हम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये मतलब सक्सेस हो रहा है, ये जो कलर देना चाहिए वो दे रहा है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर एल्कलॉइड मौजूद है। ऐसे क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइड को चेक करने के लिए किलियानी टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्या कहते हैं टेनिन्स हैं तो चेक करने के लिए हम लोग जिलेटिन टेस्ट, और भी कई सारे टेस्ट हैं तो उसको कर लेते हैं। टर्पेनोइड को चेक करने के लिए नोलर टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही तो इस तरीके से टेस्ट करके केमिकल के जरिए से टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है, उसको बोलते हैं केमिकल इवेल्युएशन। और एक होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम लोग मतलब डायरेक्टली यूज करा के दिखाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर वो जो मतलब इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो होता है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। जैसे कि मतलब आदमियों पे सीधे नहीं करेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं वो पिग्स आते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं एल्बिनो रेट्स हैं। तो
तो इनके ऊपर हम लोग उस दवा को यूज़ करके देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कुछ दवाएं डिजिटलिस है, वो क्या हार्ट रेट को बढ़ाएगी, थोड़ा वो मजबूत कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाती है, तो इसको हम खिला के देखेंगे भाई इसके अंदर वो इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसी कुछ दवाएं होती है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देंगी, तो उसको हम लोग देखते हैं कि भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, कुछ चीज़ें नर्वस सिस्टम पे काम कर रही हैं, समझ रहे हैं। हाइसियामस है, उसको हमने यूज़ कराया तो देख रहे हैं उसको नींद आ रही है नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, या इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एस्से या बायो एस्से भी बोलते हैं। अब चाहे बायोलॉजिकल एस्से पे नोट पूछे, चाहे बायो एस्से पे पूछे या बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पूछे, आप यही सारी चीज़ें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसी वाले में पीछे आप पढ़ चुके मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग में, ठीक है ना। एक 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से अलग से, तो इसको मैंने जितने भी इवैल्यूएशन है वो सब आपको पढ़ा दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स, गिव सम एग्जांपल्स एंड यूजेस। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, कई बार पढ़ाया, समझ रहे हैं ना। फार्मास्यूटिकल्स एड्स वो चीज़ें होती हैं जो असल में बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि दवा बनाते समय किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है या बहुत थोड़ा होता है, लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपने उधर पढ़े थे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि वो हर्बल हों, लेकिन यहाँ पे क्या है ये हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, समझ रहे हैं ना, जो हमने प्लांट से ही लिया है हर हाल में। तो अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया, समझ रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। अब जैसे एग्जांपल केओलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीजवेक्स हो गया, अकाशिया हो गया, ट्रेगाकंथ, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रेगाकंथ के ऊपर एक नोट लिखिए। तो हम लोग इनके क्या है केओलिन के बारे में देख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स तो ये हो गए, इनके यूजेस, बल्कि हम लोग केओलिन के बारे में इनका क्या कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अगर इसके ऊपर मतलब नोट पूछे तो आप लिखेंगे कि इट इज फाउंड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये केओलिन हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ सरफेस से मिलता है हमको, समझ रहे हैं ना, जो इसका क्रस्ट है उससे। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और आयरन ऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं, तो एक ये वाला पॉइंट होता है, आप जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में जिसके बारे में पूछे या आप ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे कि इसको फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरा ये क्या करता है सॉफ्टेनिंग स्किन, स्किन को ये सॉफ्ट करता है, समझ रहे हैं ना, स्किन को क्या करता है ये सॉफ्ट करता है। ये भी इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू होती है। ऐसे क्या कहते हैं लेनोलिन है, तो ये हमको कहाँ, ये क्या कहते हैं फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमको शीप से मिलता है, ठीक है ना, भेड़ जो है उससे मिलता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओविस एरीज, क्या है ओविस एरीज इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो लेनोलिन है। इसका यूज क्या है, तो एक तो ये सेम रहेगा, दूसरा इट इज यूज टू ट्रीट सोर एंड क्रैक्ड निपल्स कॉज्ड बाय द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चा दूध पीता है अपनी माँ की छाती से, तो वहाँ जो निप्पल है उस पर क्रैक भी हो सकता है, कट भी लग सकते हैं, समझ रहे हैं ना, बार बार होने मतलब क्या कहते हैं वो दूध पीने की वजह से, या वहाँ पे मान लीजिए सोर हो गया, जख्म वगैरह हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम करता है। दूसरा है तो फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर इसको यूज किया जाता है। दूसरा ये भी इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है बीज वैक्स, ठीक है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है, तो एपिस मेलिफेरा से मिलता है इसका, ठीक है ना, एपिस मेलिफेरा इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है ये। और ये क्या है इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो मायरिसिन होता है। इसको इसको क्या कहते हैं, एक तो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दूसरे क्या है इसको ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए। तो कुछ जैसे क्रीम होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसको हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग पर्पस के लिए, थिकेनिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, समझ रहे ऑइंटमेंट्स के अंदर, मरहम के अंदर के इसको बीज वैक्स को। एक होता है अकाशिया, ठीक है ना, अकाशिया देख लीजिएगा, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, तो अकाशिया अरेबिया इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है ना, अकाशिया अरेबिया से मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अरेबिन, ठीक है ना, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो सेम है, एक इसको बाइंडर के तौर पे यूज किया जाता है। बाइंडर मतलब जैसे कि मान लीजिए दवा बना रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को उसके अंदर मिला रहे हैं, तो उनकी गोलियां बनानी है तो चिपकेंगे नहीं, उनको चिपकाने के लिए समझ रहे हैं जो चीज़ें यूज होती है उसको बोलेंगे बाइंडर। तो ये बाइंडर के तौर पर फार्मास्यूटिकल एड है एक तरीके से बाइंडर, तो उसके तौर पर इसको यूज किया जाता है। ट्रेगाकंथ है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर, ठीक है ना, एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर। अब ये सारी चीज़ें ना आपको एक दिन में याद नहीं होती हैं, इसको पहले से याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके अंदर, तो ट्रेगाकैंथिन, ठीक है ना, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप यहीं से बना लेंगे, ठीक है ना, ट्रेगा है, ट्रेगाकैंथ है, तो ट्रेगाकैंथ से ट्रेगाकैंथिन बना लिया। किस काम के लिए यूज करते हैं, तो सेम है, इट इज यूज एज ए डिमल्सेंट इन कफ सिरप,
जो कफ के सिरप्स आते हैं उसके अंदर इसको डिमल्सेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी उसकी वजह से कोई इरिटेशन ना हो, इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्या इट इज़ यूज एज ए थिकेनिंग एजेंट, इसको थिकेनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब हार्ड करना है, थोड़ा उसको थिक करना है, गाढ़ा करना है, तो इस पर्पज़ के लिए भी ट्रेगाकैंथ को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड टर्पेनोइड्स ग्लाइकोसाइड्स एंड टेनिन्स। आप ना इनके डेफिनेशन भी देखेंगे, ये 6 हैं तकरीबन, मैंने क्वेश्चन वाले उसमें वीडियो में भी बताया कि एल्कलॉइड्स, टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, इनकी डेफिनेशन भी ज़रूर देख लेना। आप लोग समझ रहे हो ना, इनकी डेफिनेशन ज़रूर देख लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया इनकी डेफिनेशन पे। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, टर्पेनोइड्स क्या होते हैं, टेनिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, इसको ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे, कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो एक मेयर टेस्ट यूज़ होता है एल्कलॉइड के लिए, ठीक है ना, मेयर रिएजेंट है। इसको जब हम लोग मतलब जो हमारा कहते हैं एक्सट्रैक्ट है, मान लीजिए किसी भी उसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसी वक्त तो करते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमको क्या कहते हैं मतलब दवा से एपीआई निकालना है, हम लोग क्या करते हैं पहले उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको भिगाते हैं अलग अलग तरीके से, फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, अब उस एक्सट्रैक्शन के अंदर इस रिएजेंट को, इस केमिकल को उसके अंदर डालेंगे। अगर उसके अंदर एल्कलॉइड होगा तो क्या होगा, वाइट और पेल येलो कलर वहाँ पे क्या एक प्रिसिपिटेट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक पतली पतली सी समझ लीजिए कि पुपड़ी जो जम जाती है ना, जैसे दूध फटता है ऐसे छोटे छोटे से, तो ऐसा आपको नजर आएगा, या पतली सी एक पपड़ी सी जम जाएगी, तो वो होता है प्रिसिपिटेट। तो मेयर रिएजेंट के जरिए से पता लगा लेते हैं एल्कलॉइड है या नहीं है। ऐसे क्या होता है ड्रैगनडॉर्फ्स रिएजेंट आता है, तो इसको जब हम लोग डालते हैं तो ये क्या कहेगा, गिव ऑरेंज रेड कलर प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, ऑरेंज रेड कलर प्रिसिपिटेट देता है। ऐसे क्या होता है वेगनर्स रिएजेंट आता है, तो ये क्या करता है ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट देता है, समझे। तो ये किसके टेस्ट हैं, ये टेस्ट के नाम ही याद कर लेंगे तब भी बहुत है, ठीक है ना, एल्कलॉइड के लिए। और क्या है टर्पेनोइड के लिए हम लोग कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज करते हैं, तो नोलर टेस्ट। ये ऐसे पूछ लेगा कि नोलर टेस्ट किस चीज के मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। आपको ये तो इस तरीके से पूछेगा तो सीधे ऐसे ही टेस्ट का नाम दे देगा, पूछेगा कि किसके लिए यूज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर मतलब अलग अलग तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो नोलर टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, टर्पेनोइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। दिस सैंपल इज मिक्स्ड विद टिन एंड थियोनाइल क्लोराइड। जो हमारा सैंपल है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसको हम लोग किसके साथ में मिक्स करते हैं, टिन के साथ में और थियोनाइल क्लोराइड के साथ में। एंड दिस सब्जेक्टेड टू वार्मथ, उसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ मिलाने के बाद उसको गर्म करते हैं। पिंक कलर अपीयर्स, उसके अंदर क्या है, अगर क्या कहते हैं टर्पेनोइड मौजूद होगा तो वहां पे पिंक कलर दिखने लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये नोलर टेस्ट होता है आपका। और क्या है ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, तो एक होता है केलर किलियानी टेस्ट। ये टेस्ट कई बार पूछा जा चुका है केलर किलियानी टेस्ट के लिए। तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो भी निकाला हमने ये ग्लाइकोसाइड का या किसी भी चीज का जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका 2 ml उसका लिया हमने, और उसके अंदर क्या किया हमने, ग्लेशियल एसेटिक एसिड मिलाया, 1 ड्रॉप ऑफ FeCl3 मिलाया हमने, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 को थोड़ा बहुत उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो क्या होगा, अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद होगा तो रेडिश ब्राउन लेयर अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स। अगर उसके अंदर 2 टाइप के लिक्विड्स हैं, समझे ना, अब कोई भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर कई सारे लिक्विड्स होंगे, कई सारी चीजें होंगी, या जो भी हमने ये सब मिलाया है तो ये एक अलग लिक्विड बन जाएगा। मान लीजिए ये हमने मिलाया पहले से इसके अंदर था और हमने कुछ ये चीजें मिलाई तो एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे। वो कैसी लेयर बनेगी, रेडिश ब्राउन लेयर बनेगी, अगर उसके अंदर क्या कहते हैं अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद है तो, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट होता है और इसके बहुत सारे टेस्ट हैं ग्लाइकोसाइड के, मैंने 2 दे रखे हैं यहाँ पे। एक होता है 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट। आपको अगर पूरा प्रोसेस नहीं याद हो रहा और इतने सारे सबके अलग अलग क्या आप प्रोसेस याद भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर कर सकते हैं तो आप इसको कर लीजिए। तो अल्कोहल क्या कहते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज एडेड विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH एंड 2% सॉल्यूशन ऑफ 3,5 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ में थोड़ा अल्कोहल मिलाएंगे और उसके अंदर फिर कुछ ड्रॉप हम लोग मिलाएंगे NaOH के, ठीक है ना। और क्या कहते हैं 2% सॉल्यूशन ऑफ, और क्या कहते हैं जो 3,5 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है उसका कहते हैं 2% का जो सॉल्यूशन है उसमें से कुछ ड्रॉप हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड होगा
तो एक पिंक कलर दिखने लग जाएगा, जो हमको बताता है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद है। ऐसे कहते हैं टेनिन्स है, तो टेनिन्स के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो फेरिक टेस्ट होता है। समझे, जो FeCl3 है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ उसके ड्रॉप्स मिलाते हैं, अगर उसके अंदर टेनिन्स होगा तो डीप ब्लू ब्लैक कलर दिखने लग जाएगा, जो बताता है कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस सैंपल के अंदर टेनिन्स मौजूद है। ऐसे ये क्या होता है, जिलेटिन टेस्ट भी होता है, और क्या होता है, गोल्ड बीटर टेस्ट भी होते हैं इसके लिए। तो ये टेनिन के टेस्ट हैं, इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर एक नोट लिखना है। गिव एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन, उनके एग्जांपल बताने हैं कुछ, और उनके क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से बीमारियों को यूज करते हैं, उसका एक दो एग्जांपल्स आपको देना है। अब एक चीज़ और कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है, इसको किसने मतलब क्वाइंड किया, किसने दिया, तो स्टेफन डेफलिस है इनका साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने ये हमको टर्म दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स वो चीज़ हैं कि आर फूड्स और पार्ट्स, ये फीड्स नहीं है, आप फूड्स कर लीजिए, ठीक है ना, आर फूड्स और पार्ट्स ऑफ फूड्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज ए मेडिकल वैल्यू। कह रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वो खाने हैं या खानों का कोई पार्ट है, यानी पूरा खाना नहीं, उसका कोई पार्ट जो हमको न्यूट्रिशन भी देता है। समझ रहे, हमको समझिए कि जो बॉडी की नीड्स है, जो हमारे लिए खाने का काम करता है, और दूसरा हमको साथ में क्या कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है, जो हमारे लिए दवा का काम भी करता है। समझ, तो वो चीज़ जो हमारे लिए खाना भी है और दवा भी है, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। समझ रहे हैं ना, वो चीज़ या वो खाना या कोई भी सब्सटेंस जो हमारे लिए फूड भी है और हमारे लिए ड्रग भी है, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। इनके एग्जांपल जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि आप मछली खा रहे हैं तो मछली के अंदर आपको क्या है, फिश ऑयल वहाँ से मिल जा रहा है, उसके अंदर मिल जा रहा है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपके लिए न्यूट्रिशन भी है, खाना भी है, और आपको क्या है, वहाँ से दवा का भी काम कर रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बिकता भी है, समझ रहे हैं। ऐसे क्या विटामिन डी है, विटामिन डी खूब बिकता है, तो आप फैटी फिश खा रहे हैं, उसके अंदर से आपको क्या है, विटामिन डी मिल जाता है। ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज आप खा रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, उसके अंदर से आपको क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड मिल जा रहा है, तो आपके लिए खाना भी हो रहा है और क्या है, दवा भी है। समझ रहे हैं। अब इनके क्या है, मतलब ये तो एग्जाम्पल्स हो गए किसके, और भी बहुत सारी। आप लहसुन खाते हैं कि बहुत सारे फायदे, आपके उसको खाने के तौर पे भी खा रहे हैं, सोयाबीन खाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं उसके, समझ रहे हैं, आम खाते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग फायदे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, समझ रहे हैं ना। ऐसे क्या कहते हैं, दीज आर सम एग्जाम, देयर, इसको कर लीजिए, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थेरापेटिक एप्लीकेशन। इनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीटमेंट में ये क्या है, काम आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे कि आपको पता चला कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है फिश ऑयल के अंदर, तो ये क्या करता है, इट रेड्यूस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ऐसे रेड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल इन ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड जो है इनके लेवल को कम करता है, और इस तरीके से हार्ट रिलेटेड डिसीज को कम करता है। यही जब होते हैं तो ये ब्लॉकेज का काम करवाते हैं ब्लड के अंदर, समझ रहे हैं। जब ये ब्लड के अंदर होंगे तो ब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे आर्टरीज के अंदर। और क्या होता है, बोन हेल्थ के लिए जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी, जो कि क्या होता है, दूध के अंदर, दही के अंदर, फिश के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी फाउंड इन फैटी फिश, एग, लीवर, इनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। तो ये सब हम लोग खाना भी खाते हैं, और हमारे हड्डियों के लिए भी क्या है, ये सब मतलब अच्छे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसमें ये काम करते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होते हैं, जैसे कि कुरकुमीन हो गया, समझ रहे हैं ना, कुरकुमा लोंगालिन आपने पढ़ा होगा, तो ये हमको कहाँ मिल जाता है, हमारे हल्दियों के अंदर मिल जाता है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। ऐसे क्या है, डायबिटीज़ के क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, काम करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, बर्बरीन है, ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाता है, बारबरी प्लांट उसके अंदर पाया जाता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ऐसे क्या कहते हैं, लंग्स एंड एयरवेज हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जैसे कि पूफा आपने पढ़ा, ये पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, समझ रहे, तो ये कहाँ हमको मिलता है, वॉलनट है उसके अंदर मिल जाता है, समझ रहे। इट प्रिवेंट्स द डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द लंग्स एंड एयरवेज, तो उन बीमारियों को रोकता है, बीमारियां जो हमारे लंग्स को और क्या कहते हैं एयरवेज को अफेक्ट करते हैं, तो उसको रोकने में काम करता है हमारा ये पूफा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थेरापेटिक एप्लीकेशंस हैं, इसके और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं, यहाँ तो कुछ के बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्लांट फाइबर एंड रीजनरेटेड फाइबर।
प्लांट फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है, कहीं पे कट पिट गया उसको बांधते हैं ना, बैंडेज करते हैं, पट्टी बांधते हैं ताकि वुंड को मतलब क्या सेव किया जा सके, बाहरी इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उस पर चोट वोट ना लगे ताकि वो जल्दी से भर जाए। तो वो होता है सर्जिकल ड्रेसिंग। तो उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो आपने देखा होगा एक कॉटन होता है, एक पट्टी होती है, समझ, यही दो चीज़ें हैं। तो उनके लिए कौन से प्लांट वगैरह यूज़ होते हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो कॉटन यूज होता है, समझ रहे हैं ना। इट इज बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, गोस्पियम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कॉटन का गोस्पियम, और फैमिली इसकी मेलवेसी, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, तो इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ब्लड को एब्जॉर्प्शन के लिए भी, जैसे ब्लड निकला उसको सुखा दिया, उसको पोंछ लिया, उससे म्यूकस वगैरह है या कोई पस वगैरह है तो उसको क्या एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, मरहम उस पर लगा के उसको रख के बांध देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ये इन्फेक्शन से भी रोकता है और क्या करता है, वुंड को क्या मतलब और ज़्यादा जख्मी होने से उसको बचाता है। ऐसे क्या इट इज़ यूज टू मेक लिगेचर्स और सूचर्स, इसको सूचर्स बनाने के लिए या आप लिगेचर्स कहिए, उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये धागे होते हैं जिससे क्या कहते हैं, टाँके लगते हैं। कट पिट गया था ना, जैसे मान लीजिए तगड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा फट गया, अब इसको टाँके लगा के सिलते हैं ना, तो उसके लिए जो धागा यूज़ किया जाता है उसको सूचर या लिगेचर बोलते हैं। तो उसके लिए भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। ऐसे इट इज़ यूज टू मेक गॉजेस, और जो पट्टियाँ आती हैं, जो गॉजेस आते हैं, उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पट्टियाँ बांधते हैं ना, कॉटन से ही अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। ऐसे क्या, इससे लिंट को भी बनाया जाता है। तो इसके अब जो आंसर हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे वाइट बैकग्राउंड में, किया जाता है ब्लैक बैकग्राउंड में लाके उसको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल अब इसे काम सिल्क होता आता है। समझ रहे हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बोम्बिक्स मोरी, क्या है, बोम्बिक्स मोरी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज ए सूचर, इसको सूचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर मीडिया के तौर पे भी यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए। ऐसे क्या, इससे लिगेचर या सूचर भी बनाए जाते हैं और गॉजेस भी बनाए जाते हैं। ऐसे एक आता है वूल, ठीक है ना, ऊन जिसको बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओविस एरीज फैमिली, इसकी क्या है, बोविडे, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, इट इज यूज एज ए बैंडेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, फिल्टर मीडिया के तौर पे। अब रीजनरेटेड फाइबर क्या है, इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज ए आर्टिफिशियल फाइबर, ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। इसको कैसे बनाते हैं, मेड बाय डिसॉल्विंग दी सेलुलोज फ्रैक्शंस, जो सेलुलोज हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को लिया जाता है, और क्या होता है, जो प्लांट फाइबर्स हैं उनके फ्रैक्शंस को लिया जाता है और केमिकल के अंदर उनको डिसॉल्व किया जाता है। समझ रहे हैं, जो सेलुलोज है उनको और कुछ प्लांट फाइबर्स को लेके केमिकल के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है और उनको फिर से क्या है, जनरेट कर दिया जाता है फाइबर के तौर पे, इसलिए उसको बोलते हैं रीजनरेटेड, ठीक है ना। जिसको रेयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेयन। क्या किया, केमिकल के अंदर मतलब एक सेलुलोज को मिलाया और कुछ प्लांट फाइबर्स को मिलाया और दोनों को मिला के एक नया तरीके का बना दिया, उसको बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर। इसके यूजेस क्या है, तो बैंडेज बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी जहाँ पे कॉटन यूज करते हैं उसको इसकी जगह पे इसको भी यूज करते हैं। ऐसे ब्लड वगैरह को, पस वगैरह है, म्यूकस वगैरह, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनको यूज किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर नंबर 7 है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो अब उसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये और थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं अटेंशन और थोड़ा सा टाइम भी मांगता है। तो उसको आप जाके जो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 7 SR फार्मेसी, आपको आ जाएगी। उसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे जिसके अंदर हमने पढ़ाया आयुर्वेदा के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक वीडियो और देखेंगे जिसके अंदर हमने ये बताया है कि कैसे हम लोग अलग अलग जो प्रिपरेशंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अरिस्टा हो गया, तैला हो गया, लेहिया हो गया, भस्मा हो गया। तो ये दो अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, इनको आपको अलग से देखना है। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, या तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, यानी ये वाली वीडियो जैसे ख़त्म होगी इसके लास्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर ही एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इसको आयुर्वेदा के बारे में देख सकते हैं। और जैसे आयुर्वेदा वाला वीडियो आप देखेंगे लास्ट में उसके आपको इसके प्रिपरेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो ये दो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन के आंसर हैं, एक ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दोनों के आंसर वहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक यूजेस। ये जो फॉलोइंग टर्म्स हैं इनको क्या करना है, मतलब इनको डिफाइन करना है और इनको क्या कहते हैं एग्जाम्पल इनके देने हैं और क्या कहते हैं थेरापेटिक यूजेस बताने हैं। तो कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, जैसे डिजिटलिस हो गया, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी आप अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिए, और उनके थेरापेटिक यूजेस बताने हैं। तो कार्डियोटॉनिक क्या होता है, कार्डियोटॉनिक वो दवाएं होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट
को क्या है, पावरफुल बनाती हैं, समझ रहे हैं ना, हार्ट के हेल्थ को अच्छा करती हैं, यानी उसको ताकत देती है। टॉनिक आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देती हैं, उसके अंदर काम करने की ताकत को, क्षमता को बढ़ा देती हैं। तो ठीक है ना, तो कार्डियोटॉनिक ऐसे क्या होता है, कार्मिनेटिव्स हैं, ऐसे क्या एस्ट्रिंजेंट हैं, ऐसे क्या एंटीटसिव हैं, डायूरेटिक्स हैं, ऑक्सीटोसिक्स हैं, ऐसे क्या एंटी डिसेंट्रिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव हैं। तो इनके आप देखेंगे, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो और भी जो है उन सबको देख लीजिए, लेकिन कम से कम इतना आप ज़रूर देखेंगे। इनके बारे में क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा गया है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के बारे में पूछे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई देखो, हम लोग क्या है, मतलब हमारे पास कोई आसमानी ज्ञान नहीं आता है, ना हमारे पास कोई भूत प्रेत है जो इधर उधर की बात है लाख हमको बता दे। भाई हम अपना दिमाग लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्डियोटॉनिक। इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक तो इनकी डेफिनेशन पढ़ना है, इनके एग्जांपल्स और इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं ये पढ़ना है। तो कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, तो कार्डियोटॉनिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। आप उसको दूसरे भाषा में या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट को बढ़ा देती हैं उसको बोलते हैं कार्डियोटॉनिक, जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती हैं। ठीक है, तो उन दवाओं के एग्जांपल्स क्या है, एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए, दो नहीं याद कर सकते हैं तो एक क्या है, इसमें डिजिटलीस है, काफ़ी फेमस है, समझ रहे हैं ना, डिजोक्सिन करके इसकी दवा भी आती है, बहुत ज़्यादा चलती है, यही ज़्यादा मतलब चलाई जाती है। दूसरा है अर्जुना, ठीक है ना, अर्जुना ये आपके यहाँ पे देखेंगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनालिया अर्जुना, और इसका क्या कहते हैं डिजिटलिस का जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है वो है डिजिटलिस पुरपुरिया। ये आपको ना इसका पेड़ मिल जाता है, हमारे इलाके में तो खूब है, बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं। ठीक है ना, अब ये करते क्या है, ये इनका यूज़ तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। कार्डियोटॉनिक है तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, मसल्स को क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, नॉर्मल। और दूसरे ये भी करते हैं कि ये क्या कहते हैं, नॉर्मल करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, समझ रहे हैं। और क्या करते हैं, इट यूज टू ट्रीट डिसेंट्री एंड ईयर एक, और ये डिसेंट्री को भी ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, और ईयर एक यानी कान के अंदर दर्द है उसको भी, डिसेंट्री मतलब समझिए कि जो लूज मोशन वगैरह हो जाता है उसको। अगला टॉपिक हमारा कार्मिनेटिव्स। ठीक है, तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोरिएंडर, जिसको धनिया बोलते हैं। अब इसका हमको बायोलॉजिकल सोर्स देखना, बाकी चीज़ें आपको छोड़ देना है, समझ रहे हैं ना। अगर टाइम है तो आपको, तो मैंने पहले कहा कि सारा सब कुछ याद होना चाहिए, लेकिन अब आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, और बायोलॉजिकल सोर्स कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका कोरिएंड्रम सैटिवम। अब इसके यूजेस क्या है, तो कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है, और क्या कहते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, और क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम करता है, फूड पॉइजनिंग को रोकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, ख़त्म करता है, कम करता है। तो समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक हो गया आपका कोरिएंडर, दूसरा आप याद कर लीजिए फेनल। दो एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है ना। फेनल जिसको हम लोग बोलते हैं सौंफ, तो इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है फोनिक्यूलम वुल्गेरी, समझ रहे हैं, इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है, याद कर सकते हो तो कर लीजिए। तो ये भी कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है, और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम आता है जिस कफ में, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसको। अगला टॉपिक है हमारा एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कॉन्स्ट्रिक्ट द बॉडी टिश्यू एंड ऑल्सो स्टॉप द बॉडी सेक्रेशंस। एस्ट्रिंजेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ब्लड के सेल्स को क्या कहते हैं, सुकड़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कट पिट हो गया, ब्लड वहाँ से निकल रहा है, तो इसको लगाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, समझ रहे। तो जब सिकुड़ जाएंगे तो ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ेंगे, तो ब्लीडिंग वहाँ से रुक जाती है, और दूसरे क्या और भी जो बॉडी फ्लूइड के सिक्रेशन होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। और दूसरे ये एस्ट्रिंजेंट ये भी करते हैं कि ऊपर से एक लेयर बना देते हैं, एक पपड़ी सी जमा देते हैं ऊपर से, तो ऊपर से क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी जो अगर वो ना लगाएं तो होने के चांसेस थे वो भी रुक जाते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल आप एक याद कर लीजिए कम से कम, माइरोबेलन। क्या है, माइरोबेलन याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ये। इसको उर्दू में आंवला बोलते हैं। आंवला वो खट्टा खट्टा वाला नहीं, इसका एक दूसरा आता है, एक फल आता है आंवला, समझ रहे, तो उसको यूज़ किया जाता है। अब इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फाइलेंथियस एम्ब्लिका,
समझ रहे हैं। फाइलेंथियस एम्ब्लिका आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको फ्रूट नज़र आएंगे, छोटे छोटे से काले काले से होते हैं सूखने के बाद। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, थेरापेटिक यूज़ किया तो एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। और क्या करते हैं, ये लीवर टॉनिक भी इसको कहा जाता है, ये लीवर के फंक्शन को भी अच्छा करता है। इसको ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है, ब्रेन को फंक्शन को भी क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है। ये हमारी रोशनी को, आँखों की रोशनी को बढ़ा देता है। बाल गिर रहे हैं तो उसको रोक देता है। डैंड्रफ को ये क्या करते हैं, मतलब रोकता है। और भी बहुत सारे इसके क्या है फ़ायदे, ब्लड शुगर लेवल को भी ये क्या है, मतलब नॉर्मल करता है, कम करता है। तो एक माइरोबेलन आप याद कर लीजिएगा एस्ट्रिंजेंट में। एंटी हाइपरटेंसिव भी है, चलिए पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव तो जानते ही आप, वो दवाएं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं, समझ रहे हैं, उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लेकिन यहाँ पे वो वाली दवाएं तो है नहीं जो आपने एलोपैथिक वाली पढ़ी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ तो क्या कहते हैं, आपको ये वाली जो क्या कहते हैं प्लांट से मिलने वाली दवाएं हैं, उनको क्रूड ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, राउल्फिया, समझ रहे हैं, राउल्फिया याद कर लीजिएगा। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है राउल्फिया सर्पेंटिना, समझ रहे हैं, राउल्फिया सर्पेंटिना। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ होता है, इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ये क्या है यूज़ होता है, या आप इसको बोल सकते हैं हाइपोटेंसिव ड्रग के तौर पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट और मीडियम टाइप के क्वेश्चन। कहते हैं इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सिडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, ये सिडेटिव और हिप्नोटिक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सांप ने अगर काट लिया है, स्नेक पॉइजन को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फीवर को भी ये कम करता है। अगला टॉपिक हमारा एंटीटसिव को जो पढ़ना था। तो एंटीटसिव वो दवाएं होती हैं जो कि क्या कहते हैं, कफ खांसी आती है ना, और उसमें बोलते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम नहीं निकलता, उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती है उसको बोलते हैं एंटीटसिव। तो उसका एग्जांपल है वसाका, ठीक है ना। इस क्या है, वसाका और टोलू बाल्सम, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टोलू बाल्सम और वसाका। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है अधातोड़ा वासिका, ठीक है ना। क्या है, अधातोड़ा वासिका, इसको याद कर लीजिएगा। इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंटीटसिव के तौर पे भी यूज़ होता है और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है और ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो टोलू बाल्सम है ये भी एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होता है और क्या कहते हैं, हर्बल फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एक टॉपिक है इसमें एंटी डायबिटिक्स, यानी वो दवाएं जो डायबिटीज़ में काम आती हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक्स, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है टेरोकार्पस, क्या है, टेरोकार्पस, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है, टेरोकार्पस मार्सुपियम। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज़ होता है और स्ट्रिंजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और डायरिया में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा एग्जांपल इसका जिम्नेमा, ठीक है ना, नाम बस याद कर लीजिएगा, जिम्नेमा एंटी डायबिटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। अगला एक टॉपिक है आपके सिलेबस जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें पढ़ना, डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो कि क्या कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करवाती हैं, समझ रहे। तो उसका एग्जांपल है गोखरू, क्या है, गोखरू। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस लीन, ठीक है ना, लीन छोड़ देंगे आप, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस भी याद कर लेंगे तभी चलेगा। तो इसको डायूरेटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है और डायरिया के ट्रीटमेंट में या डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है एंटी डिसेंट्रिक्स। तो एंटी डिसेंट्रिक वो दवाएं होती है जो डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। और डिसेंट्री क्या है, तो ये बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और ये हमारे इंटेस्टाइन में और लोअर इंटेस्टाइन में होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, दर्द होता है, आदमी को बुखार भी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्री। उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा यूज़ होती है, मतलब ये वाली प्लांट वाली, तो उसमें होता है हमारा इपिका कुन्हा, समझ रहा है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिफेलिस इपिका कुन्हा और इसको यूज़ किस लिए करते हैं, तो एंटी डिसेंट्री के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसे इसको वूफिंग कफ में भी यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके की खांसी होती है जिसमें आदमी ना बहुत कई बार लगातार खांसता रहता है, एकदम से लास्ट में कहता है ऐसे आवाज़ निकालता है ना, उसको बोलते हैं वूफिंग कफ, एकदम थक जाता है आदमी, ठीक है। तो इनमें इसको यूज़ किया जाता है। और डिसेंट्री जो होता है मतलब पैरासाइटिक की किसी भी तरीके से या अमीबा की वजह से, तो उसके तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एक टॉपिक है इसमें हमारा ऑक्सीटोसिक। तो ऑक्सीटोसिक क्या होता है, तो इट इज़ ए सब्सटेंस, यहाँ पे ए बढ़ा लीजिए, इट इज़ ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। ये एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी दवा है जो चाइल्ड बर्थ में यूज़ किया जाता है, इसको उसमें हेल्प करती है। ये क्या करता है, जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चे को बाहर आने में आसानी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे मूवमेंट करता है बच्चा।
और उसके बाद क्या है ये मिल्क फॉर्मेशन में भी क्या है हेल्प करता है, समझ रहे हैं। बच्चे को मतलब क्या कहते हैं जो माँ है उनके अंदर दूध के फॉर्मेशन में भी क्या है ये काम करता है, तो उस टाइम पे इसको दिया जाता है, समझ रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एरगोट, क्या है एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कई बार इसको पूछा गया है, एरगोट इसका एग्जाम्पल है। और बायोलॉजिकल सोर्स है इसका क्लेविसेप्स पुरपुरिया, समझ रहे ना, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो चाइल्ड बर्थ में इसको यूज किया जाता है, लैक्टेशन के लिए ये लैक्टेशन में हेल्प करता है, यानी दूध के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इसलिए दिया जाता है, और माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी इसको दिया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिस्ट्री, यहाँ पे राइट या कुछ लगा लीजिए, राइट द हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री क्या है और इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या वैल्यू इस वक्त में है फार्माकोग्नोसी की, वो आपको बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब से मतलब इंसानों का रहन सहन शुरू हुआ इस दुनिया के अंदर, तभी से क्या है इसकी हिस्ट्री मिलती है, समझ ना, यानी हर्बल प्लांट की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। लेकिन उस वक्त में लिखने पढ़ने का दौर नहीं था, समझ रहे ना, तो हिस्ट्री को लिखा नहीं गया, लेकिन यूज उसी वक्त से शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि वो लोग बीमार पड़ गए तो मर गए, नहीं, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो लोग क्या है प्लांट्स को या चीज़ों को यूज़ करके अपना इलाज भी करते थे। तो इसकी हिस्ट्री तो वहीं से समझ लीजिए शुरू हो रही है। लेकिन ये कि उसको लिखा नहीं गया, तो आपको बुक्स के अंदर जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, हिस्ट्री तो बाद में लिखना शुरू किया गया। इन एंशिएंट टाइम प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, और पुराने ज़माने में ही क्या है प्लांट को क्या है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, इजिप्ट के अंदर इसकी हिस्ट्री मिलती है हमको, ठीक है ना। पेपिरस एबर्स, ये क्या है, एक स्क्रोल है, जिस ऐसे लंबा सा कागज होता है उसको लपेट देते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं स्क्रोल, ठीक है। तो एक ये क्या है, ये बहुत पुराना एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर ये कितना तकरीबन क्या है 60 फीट लंबा है और 1 फीट क्या है चौड़ा है। इसके अंदर क्या है तकरीबन 800 फॉर्मूले लिखे गए हैं और 700 अलग अलग दवाओं के बारे में उसके अंदर लिखा गया है, जो कि अब भी अवेलेबल है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, शेनोंग रोड दी ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो इन 3000 BC। और ये जो आपको दे रहा हूँ ना, इतना आप लिख देते हैं, बहुत है, बहुत ज़्यादा, आपको लंबा चौड़ा जाके हिस्ट्री पूरी नहीं यहाँ पे वो करना है। तो एक क्या कहते हैं शेनोंग है, ये भी चाइना का ही है। तो इसने एक क्या कहते हैं एक किताब लिखी, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट माना जाता है, और उसका नाम रखा गया पेंटासो। कब किया, 3000 BC के अंदर, समझ रहे हैं। तो उसका नाम क्या था, जिसने लिखा उसका नाम था शेनोंग, और जो बुक लिखी उसका नाम था पेंटासो। In ancient time in India also effort were made up for examination and classification of drug। और ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं चाइना में, इजिप्ट में इधर उधर काम हो रहे हैं इस पे, तो इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि इंडिया के अंदर भी क्या है उस वक्त में काम किया गया, ठीक है ना। उसके क्लासिफिकेशन के लिए, दवाओं के एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च किया गया, चेक किया गया कौन सी दवा, कौन सी प्लांट किस बीमारी के लिए क्या है काम कर रही है, तो फिर उस वक्त में भी काम किया गया, ठीक है ना। इन इंडिया चरका डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट्स इनटू 50 ग्रुप्स। और क्या कहते हैं ये जो चरक है, चरका है, एक समझिए एक बड़े ऋषि थे, साधु थे, तो इन्होंने काम किया इसके ऊपर। ये समझिए सिर्फ साधु नहीं थे, बल्कि एक समझिए फिजिशियन भी थे, फार्मासिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिनल प्लांट्स को क्या किया 50 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, समझ रहे हैं, और 10 दवा को हर क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर रखा, समझ रहे हैं ना, हर ग्रुप के अंदर 10 दवा रखा, और 50 ग्रुप इन्होंने बनाए। और क्या कहते हैं जो दवाएं थी ये 10 ये अलग अलग पर्टिकुलर बीमारियों के लिए मतलब मेंशन किया कि इस बीमारी में ये वाली दवा काम करती है, इस बीमारी में ये वाली दवा काम करती है। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। उस किताब का नाम रखा गया चरक संहिता, समझ रहे। दूसरे एक और ऋषि थे, ये महर्षि समझ लिए थे, सुश्रुता, इन्होंने भी क्या किया इस पे काम किया। तो इन्होंने क्या किया 760 हर्ब्स को 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने 10 ग्रुप में डिवाइड किया था, इन्होंने क्या किया 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया 760 हर्ब्स को, ठीक है। और उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे, जैसे कि 2 दवाएं हैं उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, समझ रहे हैं, वो भी क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही, दूसरी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही, तो उसको एक ग्रुप के अंदर रखा। इस तरीके से सेम प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको एक ग्रुप के अंदर जमा किया उन्होंने। अगला पॉइंट है सिडलर क्वाइंड दी टर्म फार्माकोग्नोसी। जो सिडलर है, ये जो फार्माकोग्नोसी का टर्म है, इसी ने क्या इसको क्वाइंड किया, इसी ने दिया था, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कब दिया था, तो ये काम कर रहा था, जो सिडलर हैं ये काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। सरसपरिल्ला एक पौधा होता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना, पान के पत्ते की तरह उसका पत्ता होता है।
तो सरसपरिल्ला पे जब ये स्टडी कर रहे थे उसको इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो उसका जो टाइटल दिया, उसका टाइटल दिया इन्होंने एनालेक्टा, यहाँ पे ए लगा लीजिए, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो वहीं से ये फार्माकोग्नोसी निकला है। समझ रहे हैं। गैलेन को माना जाता है फर्स्ट फार्मासिस्ट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, और डायस्कोराइड को माना जाता है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन एक आध नंबर के पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले। अब ये कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का। इस वक्त में ये मान लिया गया है कि जो हर्बल प्लांट्स हैं, जो आयुर्वेदिक दवाएं जो बन रही है, यूनानी दवाएं हैं, इसको माना जाता है कि ये इकोनॉमिकल हैं और सेफ हैं, यानी ये थोड़ी सस्ती हैं और क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, इकोनॉमिकल तो नहीं है। किताबों के अंदर आपको मिलेगा कि ये इकोनॉमिकल है, सस्ती हैं, लेकिन सस्ती नहीं है। वही इलाज आप जाके आप दूसरे उसमें करा रहे हैं, मान लीजिए होम्योपैथिक में करा रहे हैं, पता चल रहा है कि वो आपसे 100 रुपया ले रहा है, और उसी दवा के लिए, उतने ही दिन के ट्रीटमेंट के लिए आप हर्बल वाले से जाके ले रहे हैं, पता चला कि 1000 की दवा दे रहा है, वो 500 की दवा दे रहा है, तो इकोनॉमिकल तो नहीं है इस वक्त में। और WHO भी क्या है इस बात पे, मतलब क्या कहते हैं, जोर दे रहा है कि नेचुरल दवाओं को यूज़ किया जाए, समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के ऊपर एक नोट लिखिए। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे पढ़ा दिया आपको, और उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या फ़र्क है, उसको बताइए। तो वो फर्स्ट पार्ट के मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको मेंशन किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स, गिव इट्स आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड थेरापेटिक यूजेस। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं उसको बताना है। ये क्या होते हैं, अडरस होते हैं, यानी इनके अंदर महक होती है, खुशबू होती है, और वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये कि जिसको मतलब क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो एवोपोरेट होकर उड़ जाते हैं, समझ, थोड़ा सा हीट मिला एकदम से उड़ जाते हैं, तो वो होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। अब इनको कहाँ से मिला, ये मिलते हैं हमको प्लांट से या एनिमल ओरिजिन से। विच एवोपरेट व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और ये ऐसे होते हैं कि इनको ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखा जाए या रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाए तो ये क्या होते हैं, एवोपोरेट हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, समझे, उड़ जाता है। तो वोलेटाइल ऑयल किनको बोलते हैं, जो अडरस होते हैं और क्या होते हैं, ये मतलब एवोपोरेट हो जाते हैं ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। दे कॉल्ड एसेंशियल ऑयल, इनको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, बिकॉज दे कैरी द प्लांट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इसलिए कि इनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बहुत सारे। प्लांट के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इनका, तो एक मैंने टेस्ट यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे इसके टेस्ट हो सकते हैं। तो एक होता है सूडान थर्ड, क्या है, सूडान थर्ड टेस्ट होता है। ए थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सूडान थर्ड। ये सूडान थर्ड क्या है, एक क्या कहते हैं, एक मतलब रीएजेंट है, केमिकल है, तो उसके अंदर अल्कोहल मिलाया गया, उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सूडान थर्ड। उसको हम लोग लेते हैं और किसके साथ में, जो भी हमारा क्या कहते हैं ड्रग है, उसके छोटा सा उसका हिस्सा लेते हैं, पोर्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको लिया और उसके साथ में उसको ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसके साथ में उसको क्या किया, ट्रीट किया। ए रेड कलर अपीयर्स दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, तो एक क्या कहते हैं रेड कलर अपीयर होता है, अगर लाल कलर आता है, दिखता है आपको, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल मौजूद है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है इसके, तो इस कार्मिनेटिव्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, डायूरेटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ऐसे क्या एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी समझ लीजिए क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए यूज़ होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी किसी एरिया को सुन करना है, मान लीजिए प्रोसीजर वगैरह करना है, दर्द होता है ना दांतों में, तो कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लीजिए, तो वो भी वोलेटाइल ऑयल होता है। सिडेटिव के तौर पे जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं इनको बताना है। एंटीऑक्सीडेंट आर दो सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट और डिले सम टाइप ऑफ डैमेज ऑफ बॉडी सेल। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या है बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। कुछ बीमारियों में ये क्या करते हैं, डैमेज होने से रोकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कई बार ऐसे होते हैं फ्री रेडिकल्स, वो होते हैं और वो डैमेज करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं, तो फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में क्या है, कम से कम एक अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानते होंगे ना, जो मतलब क्या कहते हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अनपेयर्ड है, उनका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। अब उनके पास समझिए एक तरीके से जगह है किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन करने के लिए। तो वो क्या है, दूसरे के साथ में पता चल रहा है कि ब्लड में घूम रहे हैं, इधर उधर चले गए, कहीं इस सेल को जाके कभी टच कर रहे हैं, कभी उसको टच कर रहे हैं, कुछ होता है ना आवारा जिसको बोलते हैं, कभी उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उधर सीटी बजा रहे हैं। तो ऐसे ही समझिए कि आवारा कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड हैं, अगर वो आ गए तो वो भी यही काम करते हैं। तो ये जो ऐसे घूम रहे हैं ना फालतू वाले, तो इनका काम कर देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, इनके साथ मिल जाते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, भाई तुम इधर उधर किसी को परेशान ना करो, हम तुम्हारे लिए हैं, आके उनके साथ में रिएक्शन करते हैं और उनके जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, उनको पेयर बनाना है तो उनके साथ में पेयर बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये फ्री रेडिकल्स हैं या इस तरीके से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके डैमेज से बॉडी के सेल्स को ये बचाते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं। अगर ये एंटीऑक्सीडेंट काम ना करें तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं फ्री क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट के, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, सोडियम है, जिंक है, ये सब क्या है एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी, सिर्फ इसलिए नहीं, इसके लिए भी ये लोग क्या है काम करते हैं। अब इनका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है एंटीऑक्सीडेंट का, तो कैंसर प्रिवेंशन में इनको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट ना हो तो फिर क्या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सम एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज बीटा कैरोटीन, जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या बेनिफिशियल होते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर को रोकने के लिए। ऐसे क्या है एजिंग एंड स्किन हेल्थ, आदमी के जब बूढ़ा होता है तो उसके स्किन जैसे होते हैं ना, बूढ़ा जैसे होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। तो एजिंग के बाद ऐसा मतलब चेहरे पे हाथों में सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। बुढ़ापे के जो क्या कहते हैं मतलब निशानात होते हैं, बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं उसको मतलब क्या है ये मतलब अच्छा करके रखते हैं, उसको रोकते हैं। तो ये क्या और क्या है विटामिन सी और जो विटामिन ई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इन प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन को डैमेज होने से भी ये क्या बचाते हैं विटामिन सी और विटामिन ई। ऐसे क्या कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भी ये अच्छा होते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को भी ये क्या है कम कर देते हैं, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई। फ्लेवेनॉइड्स जो हैं ये भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्लेवेनॉइड्स आर यूज्ड इन हार्ट रिलेटेड डिसीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जब क्या कहते हैं उसमें ब्लॉकेज होने लगता है तो उसमें भी ये क्या है काम करते हैं। ऐसे क्या है ब्रेन इंजरी में भी ये क्या है काम करते हैं, इंजरी को ट्रीट करने में ये काम करते हैं। ऐसे क्या है न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज, अल्जाइमर हो गया, यानी न्यूरॉन क्या है डीजनरेट हो रहे हैं। एक होता है रीजनरेशन, सेल दोबारा से बनते हैं, जब नहीं बनने लगे उसको बोलते हैं डीजनरेशन। तो ऐसे न्यूरॉन के डीजनरेशन वाली डिसीज में भी इसको क्या है यूज किया जाता है, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज हो जाएगा, पार्किंसंस डिसीज हो गया, तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। लेवेंडर ऑयल है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप एंड स्टेम ऑफ द लेवेंडर ऑफिशिनेलिस। ये इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, तो उसका जो फ्लावरिंग टॉप होता है और जो उसकी क्या कहते हैं स्टेम होता है, उसकी जो क्या कहते हैं डंठल जिसको बोलते हैं, तो वहां से उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी आ गया। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इसके अंदर पाया जाता है, तो इट हैज़ एसेंशियल ऑयल, यानी इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, which has a complex structure of more than 150 active constituents। 150 से ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उन्हीं का एक कॉम्प्लेक्स होता है, समझ रहे हैं ना, कोई एक दो नहीं है, तकरीबन 150 क्या है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जमावड़ा होता है जो मेवात के अंदर खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो क्या है 150 क्या है एक्टिव, अलग अलग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन्हीं का एक क्या कहते हैं समझिए मिक्सचर होता है, वो जो कि एक वोलेटाइल ऑयल के फॉर्म में मतलब निकाला जाता है। अब जो क्या कहते हैं जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि लिनालूल हो गया, लिनालिल एसीटेट हो गया, बीओसीमेन हो गया। तो ये कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इन 150 में से। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज किया इसका लेवेंडर ऑयल का, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला तो पॉइंट जरूर याद कर लेना, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लेना, ये सब ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन, ठीक है ना, जॉइंट के जो दर्द होते हैं, बैक पेन है, उसमें यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स, कट्स एंड बर्न्स।
कहीं पे कट लग गया है, जख्म है, समझ रहे हैं, जल उल गया है, तो उसको हील करने के लिए, उसको भरने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन में खुजली हो रही है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या है, हाइपर टेंशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। इसको क्या है, हाइपर टेंशन को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये इन्फेक्शन को रोकेगा, ठीक है ना। कट्स पे, वुंड्स पे और बर्न्स पे जल उल गए हैं तो वहाँ पे इसको लगा देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन को भी रोक देगा। इट शोड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा। ये क्या कहते हैं, हेयर, बालों को गिरने से रोकता है। ऐसे क्या, स्टिमुलेट क्विकर हेयर ग्रोथ, और क्या है, ये बालों को जल्दी से उगाने के लिए भी काम करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉस्मेटिक भी इसके अंदर आ गई, और क्या कहते हैं, थेरापेटिक, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। कॉस्मेटिक में मतलब आदमी को जो सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उसको कॉस्मेटिक बोलते हैं। थेरापेटिक जो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हो, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब क्या है, ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक फिक्स्ड ऑयल होता है। एक होता है जो मतलब वोलेटाइल ऑयल है, एक होता है फिक्स्ड ऑयल जो मतलब एवोपोरेट नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओलिया क्यूरोपोइया, समझे, ओलिया क्यूरोपोइया से हमको मिल जाता है। इसमें से कोई भी एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आप याद कर सकते हैं। ओलेइक याद कर लीजिए, स्टेरिक याद कर लीजिए, लिनोलेइक याद कर लीजिए, या अरेकिडिक याद कर लीजिए, कोई भी क्या है याद कर लीजिए एक आध। थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूजेस क्या हैं, इट इज़ ए गुड सोलवेंट फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस, ये पेरेंट्रल कर लीजिए इसको। तो पेरेंट्रल जो प्रिपरेशंस होते हैं उसके लिए क्या है, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, और अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी जो पाउडर फॉर्म में उसको इसके अंदर घोल के लगाया जाता है, या बहुत सारी दवाओं को मतलब क्या है, प्रिपेयर करके रखा जाता है। ऐसे क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इन्फ्लामेशन वगैरह, सूजन वगैरह हो गया, दर्द वगैरह हो रहा है, समझ, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, जो एजिंग के साइंस हैं, साइंस ये वो वाली नहीं है, ये साइन जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो अलामतें दिखती हैं, समझ रहे हैं ना, बुढ़ापे के, तो उसको कम करता है ये। एजिंग के जो सिम्टम्स हैं उसको समझिए एक तरीके से कम करता है ये। इट प्रिवेंट्स सेल डैमेज, ये सेल के डैमेज होने को रोकता है। एंड प्रिवेंट स्किन कैंसर, स्किन कैंसर को भी रोकता है। ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। स्किन को ड्राइनेस होने से रोकता है, समझ रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन को ये रिमूव करता है, दूर करता है। इट हील्स वुंड्स, कट्स एंड बर्न्स, और इसमें भी ये क्या है, काम करता है, समझ रहे हैं ना, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है ये। तीसरा है रोजमेरी ऑयल, तो रोजमेरी ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑफिशिनेलिस। ये क्या है, तो फ्लावरिंग टॉप से, यानी जो फ्लावर होता है उसका जो टॉप होता है उससे इसको लिया जाता है रोजमेरी, ठीक है ना। वो उसको तोड़ के फिर उससे क्या है, ऑयल निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, तो कोई एक आप याद कर लीजिए, ये वाला आसान है, कैम्फोर याद कर लीजिए, कपूर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है, बोर्निल एसीटेट है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद थेरापेटिक, इसका यूज़ क्या, इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। और मरोड़ हो रहा है ना, पेट वोट में दर्द वगैरह हो रहा है कहीं पे, तो उसके लिए भी क्या है, एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होती है। तो इसको क्या है, पेन के लिए, जॉइंट्स में दर्द है या मसल्स में दर्द हैं, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है। इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, साइनाइटिस एंड नेजल कंजेशन। इसको क्या है, अस्थमा में, साइनाइटिस में, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, उसमें दर्द होता है, उसमें भी यूज़ करते हैं। और नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे इसको यूज़ किया, नाक जाम हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे, यानी इसको क्या कहते हैं, आदमी के जैसे सूखा सूखा सा होता है तो उसको नरम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट रिड्यूस सेबम प्रोडक्शन, होता है ना, ये बालों में क्या कहते हैं, सेबम निकलने लगता है, जिसको रूसी बोलते हैं बहुत सारे लोग, समझ रहे हैं, और डैंड्रफ वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो सब क्यों होता है, सेबम के ही प्रोडक्शन की वजह से होता है, उसको ये कम करता है। ऐसे क्या, हेयर ग्रोथ को ये बढ़ाता है, और क्या कहता है, डैंड्रफ को कम करता है। एंड मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड शाइन, और बालों को क्या करता है, ये सॉफ्ट करता है और चमकीला बनाता है। रोजमेरी ऑयल, इसको लगाया करो, ठीक है, किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। चौथा है सैंडलवुड ऑयल, समझ आए, तो सैंडलवुड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंतालून एल्बम से इसको यूज़ किया जाता है। इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक आध याद कर लीजिए, ठीक है ना।
सेंटालोल या बी सेंटालोल, इसको याद कर लीजिएगा। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज़ किया, इट इज़ ए गुड एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने, सोर्स, पिंपल्स, समझ रहे, चेहरे पे आ जाता है ना बहुत सारे, क्या कहते हैं, अलग अलग एक्ने हो जाते हैं, दाने से निकल जाते हैं, मान लीजिए जख्म हो गया, पिंपल्स निकल गए। ठीक है, अगला क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इस ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी बहुत अच्छा। तो ये इसको क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन इन ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन वगैरह हो गया, तो ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है। जीआईटी के अंदर है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। नर्वस सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। फीवर की वजह से अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, नर्वस सिस्टम में हो गया, जीआईटी में हो गया, ब्रेन में हो गया, तो कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें यूज़ करते हैं। स्पाज्म हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, यहाँ पे डाइसाइक्लोमीन यूज़ करते हैं जिसकी जगह पे, उसकी जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक गैस को रिमूव करता है, रेड्यूस एक्सेस गैस फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा गैस के फॉर्मेशन को रोकता है। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ठीक है ना, अगरचे इसको क्या है, हम लोग एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, फिर भी एब्जॉर्ब होके ये जाके क्या है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट इज इनहेल्ड टू लोअर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और इसको क्या है, इनहेल्ड किया जाता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने के लिए इसको सूंघा जाता है। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए नोट ऑन डाइटरी फाइबर एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के ऊपर और डाइटरी फाइबर के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। तो डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, तो ये भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अनेबल टू डाइजेस्ट देम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या है, डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हम खाएंगे उसको, लेकिन ये डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में नहीं जाता है, ये क्या होता है, डाइजेस्टेबल ही नहीं होता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रोकेगा, बाउल मूवमेंट को क्या है, बढ़ा देता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, जैसे कि पेक्टिन्स हो गया, फिर जैसे कि एग्जाम्पल पेक्टिन्स गम्स हो गए, और क्या कहते हैं हेमी सेलुलोज, ये क्या है, फूड्स के अंदर पाया जाता है। जैसे ओट्स होता है, जिसको जई बोलते हैं, ये इसी के नाम से एक प्रोडक्ट भी बिकता है ओट्स से, समझ रहे हैं ना, अच्छा रहता है, मैंने भी खाया, मैं सुबह सुबह में वही खाता हूँ ज़्यादातर। तो ओट्स आता है, एक पैकेट आता है इसका, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, उसका जो मतलब जो ओट्स के बारले होते हैं उसको बाल बोलते हैं, बाल, जिसके ऊपर जो यहाँ पे फल लगता है, समझ रहे हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर भी क्या है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर्स, वो फाइबर्स जो कि क्या होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टूल को बल्क करते हैं, यानी स्टूल का साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे आदमी, मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाया और स्टूल क्या एकदम सुकड़ के छोटा सा रह गया, वो निकलेगा ही नहीं जल्दी, फिर पता चला अगले टाइम खाया, फिर वो उसी में ऐसे सुकड़ के रह जा रहा है, फिर अगले टाइम खाया, तो 3 4 5 टाइम खा लेता आदमी, तब जाके एक बार करने जाता है, सफाई करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, तो ये रहेगा, उसका बल्क को बढ़ा देता है, यानी इसको एकदम स्पॉन्जी बना देता है, समझ लीजिए, अंदर उसके घुस जाता है, और उनको क्या एकदम मतलब क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होने देता है। तो इस तरीके से जब उसका साइज बढ़ जाता है, जब वो भारी रहेगा तो नीचे जाता है, और ये जब उसके अंदर क्या कहते हैं फाइबर रहते हैं, तो क्या कहते हैं जो जीआईटी का मूवमेंट है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कब्ज वगैरह को रोकते हैं ये। अब ये कहाँ पे मिलते हैं, होल ग्रेन के अंदर, हमारा जो अनाज होता है उसके अंदर मिल जाते हैं, नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर मिल जाते हैं, एंड स्किन ऑफ फ्रूट्स, जो क्या कहते हैं हम लोग फल खाते हैं उसका जो छिलका होता है उसके अंदर मिलते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर ये मिल जाते हैं हमको। इनको कब किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या कहते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करते हैं, समझ रहे हैं, और क्या कहते हैं रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को भी क्या है, मतलब मेंटेन करके रखते हैं। इट स्लोज डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इट मेक्स द गुड बैक्टीरिया हेल्दी, जो गुड बैक्टीरिया हमारे मतलब उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, खास तौर से जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, उनको क्या हेल्दी बना के रखते हैं। इट एड्स बल्क टू दी स्टूल, जो हमारा स्टूल होता है उसको ये क्या कहते हैं बल्की कर देते हैं। बल्कि मतलब ये कि उसका जो क्या कहते हैं मास होता है उसको बढ़ा देंगे। मान लीजिए खाने के बाद इतना सा बच रहा है तो उसको बड़ा सा कर देंगे, इतना कर देंगे ताकि वो आसानी से बाहर निकले। एंड प्रोमोट बावल मूवमेंट, और जो हमारा जीआईटी का मूवमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। इट हेल्प्स दी स्टूल टू पास इजिली, और स्टूल को आराम से पास होने में ये हेल्प करते हैं, वरना पता चला कि अंदर ही फंसा रहता है और आदमी को बहुत क्या कहते हैं मरोड़ भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जा रहा है, फिर अलग अलग बीमारियां भी होती हैं उससे।
तो ये आपने अभी इससे पहले पढ़ा डाइटरी फाइबर के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं स्पाइरुलिना के ऊपर एक छोटा सा नोट। तो स्पाइरुलिना इज ए टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी। एक तरीके का क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी होता है, समझ रहे। ग्रीन अलगी तो आपने सुना होगा, अलगी सुना होगा, तो ये ब्लू और ग्रीन जैसा मिलता जुलता एक अलगी होता है, ठीक है ना। और इसको क्या है, सुपर फूड भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स गुड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। इसके क्या है, बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। मेन न्यूट्रिशंस क्या पाए जाते हैं देखिए, तो इसके अंदर क्या है, बहुत हाई लेवल का प्रोटीन होता है। समझे, प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। इसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं स्पाइरुलिना के अंदर। ऐसे क्या है, विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, एंड क्या कहते हैं विटामिन के, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये बहुत सारे ज़रूरी क्या कहते हैं मिनरल्स हैं, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं, समझ रहे। तो ये क्या, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और भी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ मैं इसको शॉर्ट करके लिख रखा मैंने। तो स्पाइरुलिना क्या है, ये मार्केट में बहुत सारे लोग इसकी खेती करने लगे हैं और ये बिकता भी है, समझ रहे हैं। इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को समझिए मजबूत कर देता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत कर देता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, कैंसर को रोकता है ये। और क्या कहते हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, एलर्जी को रोकता है ये। इट इज़ यूज्ड एज प्रोटीन सोर्स, ये प्रोटीन के सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसलिए कि इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है और जितने भी एसेंशियल प्रोटीन वो सब मिल जाते हैं। ऐसे क्या, इसको विटामिन के सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। अलग से इसका समझिए गोली खा रहे हैं आप, विटामिन की अगर कमी है उसको दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं स्पाइरुलिना के। इसी की खेती करना शुरू कर दो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं तो खरीदेगा कौन। राइट ए नोट ऑन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। दोनों जगह प्रोबायोटिक हो गया, इसको प्रीबायोटिक कर लीजिए। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक गिव देयर यूजेस। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं, उनके यूजेस बताने हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया, अभी पढ़ा ना आपने, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। इसको फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जिन लोगों को इनके नाम याद है ना तो ज़रूर बता दें कमेंट करके, समझ रहे। प्रोबायोटिक्स क्या है, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। दिस हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। और एब्जॉर्प्शन में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके नाम है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। ऐसे क्या है बिफिडो, दो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि दो ऐसे गुड बैक्टीरिया, आप क्या एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि दो गुड बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो मतलब हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो एक लैक्टोबैसिलस, इसलिए मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, लैक्टोबैसिलस है और क्या है फेबिडोबैक्टीरियम है, ठीक है ना। थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है प्रोबायोटिक्स के, दे हेल्प टू प्रिवेंट द डायरिया। डायरिया को रोकने में क्या है ये काम करते हैं, डायरिया को रोकते हैं। और क्या कहते हैं उसकी सिविरिटी को, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, ये 17 नहीं है सिविरिटी है, उसकी सिविरिटी यानी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, उसको रोकते हैं। ऐसे कि रेड्यूस एलडीएल, ये क्या करते हैं, और क्या करते हैं ये एलडीएल को यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन को ये क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं ये, मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं हार्ट को हेल्दी बना के रखते हैं। दे इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, उनके ग्रोथ को ये रोकते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या है, तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दैट प्रोमोट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया। तो ये जो प्रीबायोटिक्स है, समझिए कि जो आपने अभी पढ़ा ना डाइटरी फाइबर, वही एक फाइबर होते हैं ये। प्रीबायोटिक्स क्या है, ये नॉन डाइजेस्टेबल, ये ऐसे चीज़ होती है जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं या फाइबर, ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं दैट प्रोमोट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया। इनके ग्रोथ को और उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, गुड बैक्टीरिया के। और क्या है, दे आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का ये सोर्स होते हैं। गुड बैक्टीरिया इनको यूज़ कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कि चिकोरी रूट्स हैं, अनियंस आ जाते हैं, जैसे कि प्याज हैं, गार्लिक हैं, क्या कहते हैं गेहूँ हैं, लीक्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर क्या है प्रीबायोटिक्स भरपूर मात्रा में आपको मिल जाती हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो ये क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को हमारे क्या कहते हैं इंप्रूव करते हैं। दे प्रोमोट दी बावल मूवमेंट, ये बावल मूवमेंट को यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। इंक्रीज दी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं और इस तरीके से क्या कहते हैं हड्डियों को हमारे क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे बोन्स कर लीजिए,
मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ऐसे क्या है, दे इंक्रीज द मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं। रेड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को रोकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, किस फील्ड में आप जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग डिस्कवरी, अगर आपने बहुत अच्छे से फार्माकोग्नोसी पढ़ा, आगे लेवल में और जाके पढ़ा और इसको आपने इसमें क्या कहते हैं मास्टर कर लिया, तो आप जा सकते हैं किसमें, ड्रग डिस्कवरी वाले में आप नई नई दवाओं को खोजेंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो फार्माकोग्नोसी है, इसका जो नॉलेज है, ये किस किस फील्ड में आपको हेल्प करेगा, सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, दवा बनाने में भी और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी ये क्या है आपको काम करता है, आपको हेल्प करेगा। तो इस फील्ड में भी क्या है एक फार्माकोग्नोसी का माहिर जा सकता है। ऐसे क्या है हर्बल मेडिसिन जो बनती हैं, हर्बल मेडिसिन के प्रोडक्शन में ये जा सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है। फार्माकोग्नोसी क्लोजली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन, समझ रहे हैं ना। दे हैव गेंड पॉपुलरिटी इन रिसेंट ईयर्स, और आजकल के एरिया में क्या है हर्बल मेडिसिन को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू भी दिया जा रहा है, इसलिए कि इसका साइड इफेक्ट वगैरह कम होता है। तो आदमी इस फील्ड में भी क्या है जाके काम कर सकता है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट में क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकता है, सेफ्टी असेसमेंट में क्या है काम कर सकता है जाके ये। और क्या है नोवेल मेडिसिन, द इवेल्युएशन ऑफ नोवेल मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द फार्माकोग्नोसी, जो नोवेल मेडिसिन आपने पढ़ा, अलग अलग क्या है मतलब एनडीडीएस आ गई हैं, तो वो भी क्या है फार्माकोग्नोसी पे ही डिपेंड करती हैं। इसमें फार्माकोग्नोसी से ही हेल्प लेके उनको बनाया जाता है। और क्या मेडिसिनल प्लांट, आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो सब, तो आप मेडिसिनल प्लांट वाले फील्ड में काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अपने इंडिया के हर एरिया के अंदर क्या है तकरीबन मेडिसिनल प्लांट उगते हैं और होते किसी में कम किसी में ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो आप उन्हीं के कल्टीवेशन करने लग जाएं, उन्हीं को कलेक्ट करने लग जाएं, उनको बेच सकते हैं, उनको सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर कंपनी तक। तो ये भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुना है, इसकी दवाएं बनती हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं डिजिटली जो क्या कहते हैं कार्डियोटोनिक के तौर पे काम किया जाता है। हमारे इलाके में देखते हो बहुत सारे अर्जुन के पेड़ ऐसे पड़े हुए होते हैं, अब बहुत तेजी से इसका पेड़ बढ़ता भी है, समझ रहे हैं ना। और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग उसके छाल ला के उसको उबाल के दवा बना के अपने कार्डियोटोनिक के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आदमी उसको क्या है उसकी छालों को मतलब उसकी खेती करके उसको बेच सकता है, कंपनियों को भेज सकता है। ऐसे क्या कहते हैं आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी क्या है ये जाके काम कर सकता है। तो फार्माकोग्नोसी अच्छी से आए, अगर सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा है तो इन फील्ड्स में जाके काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ा दिया है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। इसमें स्पेसिफिक तौर पे इस तरीके से कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। डिसइंफेक्टेंट तो कहीं आया होगा, समझ रहे। तो डिसइंफेक्टेंट तो एंटीसेप्टिक वो होती हैं जो हमारे मतलब क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करती हैं, और डिसइंफेक्टेंट वो दवाएं होती हैं जो नॉन लिविंग पे क्या है इन्फेक्शन को रोकने के लिए या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं ये भी मैंने मेंशन कर दिया पिछले वीडियो फर्स्ट पार्ट में ही, फर्स्ट पार्ट के पहले क्वेश्चन के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या फ़र्क होता है या क्या होता है उसको बताना है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक क्या ब्रीफ नोट लिखना आपको। फाइटोकेमिकल मतलब क्या होता है, तो वो केमिकल्स जो प्लांट से निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करना, यानी प्लांट से क्या केमिकल्स को निकाल रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा क्या कहते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, टर्पेनोइड है, टेनिन्स है, वोलेटाइल ऑयल है, क्या है, उसका जो चेकअप होता है उसी को बोलते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, समझ रहे हैं ना। तो उसके ऊपर आपको एक क्या नोट लिखना है। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल्स, सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर फॉलोइंग। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में होते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब तक हम लोग जिसको पढ़ रहे थे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ रहे हैं ना, वही है बायो एक्टिव, यानी जो हमारे लिविंग सिस्टम पे क्या है एक्टिव है, यानी वो कुछ इफेक्ट शो करते हैं, उन कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करना, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड्स। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड, इसमें अलग अलग प्लांट्स को क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं ताकि उनके अंदर हम चेक करें कि कौन से क्या है बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अल्किलॉइड हो गया, टर्पेनोइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गए, तो उनको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। और क्या एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, इसमें आदमी क्या करेगा एक्सट्रैक्शन करेगा, यानी क्या कहते हैं जो दवाओं के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उनको निकालने का जो प्रोसेस होता है, अब वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसको पहले कट करेगा आदमी, भिगाएगा, मेसिरेशन होता है, समझ रहे हैं ना, परकोलेशन होता है,
और क्या कहते हैं कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन होता है। तो अलग अलग तरीके से कैसे भी करके आदमी उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा। अब उनको निकाल लिया, अब उसमें से जो हमको स्पेसिफिक दवा चाहिए उसको अलग कर रहा है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए हमने क्या पाउडर के अंदर से केमिकल निकाल लिया, उसके अंदर टर्पेनोइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, हमको ग्लाइकोसाइड को अलग करना है तो उसको बोलेंगे आइसोलेशन करना, समझ रहे हैं। दो चीज़ों में से आइसोलेशन करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड। अब हमने उसको क्या कहते हैं आइसोलेट कर लिया, अब उसको फिर हम लोग चेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे आपने पढ़े हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा सुडान थर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वोलेटाइल ऑयल को चेक करने के लिए। तो अब बहुत सारे क्या है अलग अलग हम उसमें टेस्ट करेंगे। अब जो हमने मान लीजिए ग्लाइकोसाइड को निकाला है, तो अब हम लोग ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है उसको करके देखेंगे कि वाकई में इसके अंदर ग्लाइकोसाइड है या नहीं है तो किस मात्रा तक है, कितना अमाउंट में है। तो ग्लाइकोसाइड के लिए जो मतलब कैसे किलर क्लियानी टेस्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, मतलब ग्लाइकोसाइड कितना अमाउंट में है। फिर दूसरा और जो टेस्ट हैं, तो कई सारे टेस्ट करके हम लोग कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड कितनी अमाउंट में है। फिर उसके बाद आता है एक प्रोसेस प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन मतलब ये कि और भी जो दूसरे कंपाउंड उसके साथ में मिले हुए हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ जो हमको चाहिए सिर्फ वही रहे, उसके अलावा जितनी भी क्या है अनवांटेड चीज़ें उन सबको निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए उस मिक्सचर से, वो होता है प्यूरिफिकेशन, समझ रहे हैं ना। एक इसमें पूछा जाता है प्यूरिफिकेशन का, तो एक इसमें आप लिख दीजिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। कई सारे टेक्निक्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपको मतलब ये याद कर लीजिएगा एक वर्ड, और प्यूरिफिकेशन के लिए उसको भी यूज़ किया जाता है। और भी कई सारे प्रोसेस हैं, समझ रहे ना, लेकिन इसको भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, क्लासीफाई देम, राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। सूचर्स क्या होते हैं उनको क्लासीफाई करना है, समझ रहे हैं। तो सूचर्स और लिगेचर, सूचर या लिगेचर आर स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स। ये क्या होते हैं, धागे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं और सर्जिकल थ्रेड है, यानी कि जैसे कि कट पिट लग गया ना तो उसको टाँके लगाने के लिए जो धागा यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सर्जिकल थ्रेड, और उनको स्टेराइल किया जाता है, यानी फ्री फ्रॉम पाइरोजन एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से या वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी फ्री होता है, और उनके जो केमिकल्स होते हैं उससे भी, या उनका कोई पार्ट हो, कोई भी चीज़ उसमें मतलब क्या कहते हैं इन्फेक्शन करने वाली चीज़ है, जो भी है सबको सबसे अलग कर दिया जाता है, सिर्फ वो धागा ही धागा रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेराइल किया गया है, ताकि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो जिसको क्या कहते हैं बाइंड करने के लिए या क्या कहते हैं रिपेयर करने के लिए बॉडी के कट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक आता है गट, ठीक है ना, एक क्या आता है गट जिसको बोलते हैं GUT। दिस इज नेचुरल मोनोफिलामेंट सूचर। ये क्या है, एक नेचुरल होता है और मोनोफिलामेंट होता है, सिंगल होता है, समझा, सिंगल लेयर समझ लिए होता है। इट इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू, और ये इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू या जख्म है तो उसके क्या कहते हैं भरने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। गट शुड नॉट यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर, और क्या कहते हैं जैसे कि हमारे हार्ट वगैरह है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन किया गया, कुछ भी किया गया, तो या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम से कोई है, तो उसमें इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, समझा ना। दूसरा आता है पॉलीडाईऑक्जेनोन, PDS बोलते हैं। दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। ये भी क्या है, मोनोफिलामेंट है, सिंगल है, लेकिन क्या होता है सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं सिंथेटिक है। इट इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और क्या कहते हैं बहुत सारे जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके लिए इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। वुंड्स इंक्लूडिंग हार्ट ऑल्सो, समझ रहे हैं, उनके अंदर कहीं पे जख्म वगैरह कुछ भी है तो उसमें इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। हार्ट के अंदर भी अगर हार्ट के अंदर भी सर्जरी वगैरह हुआ है, उसको क्या कहते हैं वहाँ पे टाँके चलाने हैं, उसको रिपेयर करना है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगला आता है पॉलीग्लेकैप्रोन, इसको मोनोक्रिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरीके का सूचर आपका या लिगेचर है, ये धागा है। दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन। ये जो पॉली वाला है इसको क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि स्किन वगैरह में ऊपर हमारा कहीं कट पिट लग गया है तो उसको जो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं रिपेयर करने के लिए, सिलने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका पॉलीग्लेकैप्रोन, समझ रहे हैं ना, जिसको मोनोक्रिल भी बोलते हैं। और चौथा आपका पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन क्या है, ये भी एक तरीके का मोनोफिलामेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है ये सिंथेटिक है और ब्रेडेड। ब्रेडेड का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए धागा है, एक हो गया, ये दो हो गया, ये 3 हो गया, मतलब सिंपली उनको क्या है एक साथ में मिला दिया गया है। और एक होता है कि इधर से घुमा के इधर से घुमा दिया, एक इधर से घुमा के इसको एकदम मतलब अच्छे से जकड़ दिया गया, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरीके का होता है ये। इट शुड नॉट बी यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। इसको कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ गुड फॉर रिपेयरिंग हैंड्स और फेशियल लेसिरेशंस।
इसको क्या है हाथ में या चेहरे वगैरह पे कहीं पे कट पिट लग गया है, होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ यहाँ कट गया, तो इन सबको सिलने के लिए इस वाले को यूज़ किया जाता है। ये मजबूत होता है और दूसरों के मुकाबले में। इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपी के अंदर, बाकी स्टेट में अब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार इसको शायद 2023 के अंदर ही पूछा गया है यूपी के अंदर, समझ रहे हैं। इसको पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। तो ये जो आपने पढ़ा ना, ये सब क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होते हैं। एब्जॉर्बेबल होने का मतलब ये है कि इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ रहे अपने आप से धीरे धीरे क्या है एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, समझ रहे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप से क्या होते हैं एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ सूचर कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, समझ रहे, जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, तो उनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, और ये जो होते हैं बॉडी फ्लूइड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, बॉडी फ्लूइड की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एंड रिमेन अनचेंज फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक क्या है ये अनचेंज रहते हैं, वैसे ही रहेंगे। दे आर रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड्स, और इनको क्या किया जाता है, जब हमारा जो जख्म है वो जब भर जाता है तो इनको क्या है निकाल लिया जाता है, समझ रहे। तो इनके एग्जांपल जैसे कि सिल्क सूचर आता है, कॉटन सूचर आता है, नाइलॉन सूचर है, लीलन सूचर आता है और मेटेलिक सूचर्स आते हैं। तो ये सारे सूचर्स कौन से आपके नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, जो कि क्या है बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, तकरीबन 90 डेज के अंदर अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। सर्जिकल कैटगट क्या होता है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो सर्जिकल कैटगट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर, ये भी क्या है एक सर्जिकल सूचर ही होता है। अभी आपने पढ़ा ना सर्जिकल सूचर, तो ये भी एक तरीके का क्या है सर्जिकल सूचर है। दैट इज नेचुरली डीजनरेटेड बाय द बॉडीज ऑन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और ये ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी खुद इनको क्या है धीरे धीरे अपने आप से ही क्या कहते हैं डिग्रेड कर देती है, खत्म कर देती है, समझ लीजिए एक तरीके से अपने आप में उसको डाइजेस्ट कर देती है। इट इज़ मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, और इसको क्या है मतलब कुछ खास एनिमल्स जैसे कि शीप है, उनके इंटेस्टाइन से निकाल के उसको थ्रेड जैसा बनाया जाता है, धागे जैसा बनाया जाता है। उनके इंटेस्टाइन से मतलब इंटेस्टाइन को लिया और उसमें से पतले पतले धागे जैसी चीज़ बना के फिर उससे ये क्या है सूचर्स को बनाया जाता है। एंड इट इज़ एब्जॉर्बेबल, और ये क्या होता है एब्जॉर्बेबल होता है, और 90 डेज के अंदर क्या होता है ये तकरीबन एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका इसको क्या है अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसके सिनोनिम्स मैंने इसलिए दिया कि पूछा गया है। इसको किट गट भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको वियोलिन गट भी बोलते हैं, सर्जिकल गट भी बोलते हैं और कैट गट भी बोलते हैं। तो ये इनके सिनोनिम्स भी देख लीजिएगा। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको मतलब उबाला जा सकता है और एक दूसरा होता है जिसको उबाला नहीं जा सकता है। जैसे कि स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कई बार उबाल दिया जाता है, उसको जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी सब मर जाएंगे। तो एक होता है बॉइल्ड एबल, एक होता है नॉन बॉइल्ड एबल। इसके यूजेस क्या हैं, तो इसको क्या कहते हैं सूचरिंग ऑफ GIT, जो GIT हमारा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके सूचरिंग के लिए यानी वहाँ पे उसको क्या कहते हैं रिपेयर करना है, सिलना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन सर्टेन सिचुएशंस इट मे बी यूज्ड एज स्किन सूचर, और अगर मतलब इस कोई मतलब ज़रूरत पड़ जाती है कभी तो उसमें स्किन के सूचरिंग के लिए भी इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एर्गोट एंड गूगल। गूगल के ऊपर और एर्गोट के ऊपर एक नोट लिखना है। तो एर्गोट इज ए फंगस। एर्गोट क्या होता है, एक फंगस होता है दैट ग्रोज ऑन सर्टेन ग्रेन, जो कि कुछ मतलब खास जो ग्रेन्स हैं अनाज हैं उनके ऊपर ये क्या है मतलब उगता है, वहाँ पे ग्रो करता है। तो एर्गोट क्या तरीके का एल्केलॉइड होता है। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एर्गोटामीन होता है, एर्गोक्रिस्टीन होता है, समझ एक दो याद कर लीजिएगा। थेरापेटिक यूजेस क्या है, तो इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। इसको क्या है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है लैक्टेशन में हेल्प करता है, दूध को मतलब छाती में दूध उतरवाने में काम करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या है चाइल्ड बर्थ में मतलब क्या कहते हैं हेल्प करता है। और दूसरी ये कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसमें भी ये हेल्प करता है, यानी बच्चा के पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, तो ब्लीडिंग को रुकवाने में भी क्या है काम करता है। दूसरा आपका गूगल है, तो इस गूगल को कोमीफोरा वाइटी भी बोला जाता है, ठीक है ना। गूगल को कोमीफोरा वाइटी भी बोला जाता है। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है गूगल एस्टेरोन होता है और क्या होता है सेम्ब्रेन टर्पेनॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। थेरापेटिक यूजेस क्या हैं,
तो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, इसको क्या है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। गोगुलस्टेरोन हैव कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, समझ रहा है, जो गोगुलस्टेरोन ये केमिकल इसका है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ऐसे ही क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इसके अंदर होता है, समझ रहे ना, ये इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है। अर्थराइटिस वगैरह में या क्या कहते हैं इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्ने वगैरह हो गया तो उसमें इसको लगाया जा सकता है। और क्या कहते हैं अर्थराइटिस जैसे हड्डियों का जोड़ों का दर्द वगैरह होता है तो उसमें इसको दिया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, तो ये क्या कहता है कैंसर को रोकने में, कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको यूज़ करने से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, तो उसमें इसका क्या रोल है, यानी हमारे देश को ये क्या कहते हैं जो मेडिसिनल प्लांट है या एरोमेटिक प्लांट्स को कोई फ़ायदा है या नहीं है, समझ रहे हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरियस सेक्टर्स, और बहुत सारे सेक्टर्स क्या है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं समझिए ग्रो करने में, और इस तरीके से क्या करते हैं ये इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स हम लोग देखते हैं, तो मेडिसिन, तो क्या है मेडिसिन इंडस्ट्री, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको भी ये लोग क्या करते हैं हेल्प करते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। देयर आर सेवरल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि बहुत सारे क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो दीज सिस्टम्स यूज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन, तो ये जो क्या कहते हैं मेडिसिन सिस्टम है वो सब क्या है मेडिसिनल प्लांट को या एरोमेटिक प्लांट को यूज़ करते हैं दवा बनाने के लिए। तो जो दवा बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या है इकोनॉमी को भी क्या है समझिए एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। कौन, मेडिसिनल प्लांट जब यूज़ होंगे बिकेंगे भी, पैसा भी आएगा और बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी भेजा जाता है। एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी क्या है इसको यूज़ करती हैं, समझ रहे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनीज क्या है वो ये प्लांट से क्या है प्लांट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ से एपीआई को निकाल लेते हैं और फिर उससे क्या है अलग अलग टाइप की दवाएं बन रही हैं और कितना चल रही हैं दवाएं, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को क्या है मतलब फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही हर्बल कॉस्मेटिक्स बन रही हैं, अब देख ही रहे हैं कॉस्मेटिक की दुनिया, लड़कियां तो मतलब हमेशा परेशानी रहती हैं, हमेशा बिना ज़रूरत के भी यूज़ करेंगी तो फ़ायदा तो होगा हमारी इकोनॉमी को। तो दिस कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज एरोमेटिक प्लांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, समझ रहे। तो ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या यूज़ करती होगी, तो क्या कहते हैं एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह को यूज़ करती है। एरोमेटिक मतलब जहाँ से खुशबू आए, तो ऐसे प्लांट्स को यूज़ करती हैं। बहुत सारी अब तो क्या है हर्बल कॉस्मेटिक्स आ गई हैं और इससे क्या है साइड इफेक्ट भी कम है, समझ रहे हैं। और ये जो क्या कहते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स से इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसको क्या है अब खूब प्रमोशन मिल रहा है, खूब दबा के अब इस वक्त में अपने आप को दिखाने का जो एक वो होता है ना क्रेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ लड़कियां ही यूज़ करती थी कॉस्मेटिक्स को, अब तो लड़के भी क्या है मतलब बहुत दबा के खूब यूज़ कर रहे हैं। किसी भी कहीं पे भी जाना, कॉलेज जाना, फंक्शन में जाना, कहीं पे जाना तो क्या पूरा मेकअप वगैरह करके जा रहे हैं लोग। अरे बाल उल झाड़ लिया, हो गया, नहा लिया, साफ़ सुथरा हो गया, चले गए, लेकिन परफ्यूम मार लिया बस, और क्या पता चला वो भी क्या रगड़ रहे हैं मुँह पे क्रीम, और ये क्रीम और वो पाउडर, क्रीम के अंदर पाउडर मिला के लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है खूब अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है हमारे इकोनॉमी को। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना, जहाँ से मतलब कंपनी को जो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस तरीके से परफ्यूम इंडस्ट्री है, खूब परफ्यूम बन रही है, खूब परफ्यूम क्या है छिड़का जा रहा है, तो वो भी क्या अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं से निकाल के बनाया जाता है परफ्यूम को भी, तो उससे भी क्या है हमारी कंट्री के इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। अब ये और तो ये कि अपने इंडिया के अंदर हो रहा है, अब इंडिया से बहुत सारी चीज़ें क्या है मतलब बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। चाइना और इंडिया ये दो मेन लीडर हैं, समझ रहे हैं ना, जो चाइना है और इंडिया है ये दो मेन एक्सपोर्टर, ये समझिए कि इसको मार्केट लीडर बोला जाता है, जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा ये क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट को, समझ रहे हैं, या हर्बल प्लांट कह सकते हैं आप। तो कौन सी चीज़ें मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनकी यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, समझ रहे हैं। तो उसमें आ जाता है आपका इसबगोल, समझ रहे हैं, इसबगोल, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको इसबगोल हस्क भी बोला जाता है, साइलियम हस्क भी बोला जाता है। तो इसको क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तकरीबन 70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, सबसे ज़्यादा इसको इंडिया से मतलब क्या है दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ही देखेंगे तो घटिया क्वालिटी का आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। और क्या है टर्मरिक को भी यहाँ से कुरकुरा लोंगा लिन जो आता है, कुरकुरा लोंगा उसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, नीम को भी मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, ये इनके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
ठीक है ना। ऐसे क्या है, एलोवेरा को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, रोज़, ऐसे क्या है, रोज़ को भी यहाँ से वो किया जाता है, संदलवुड आपने पढ़ा उसको किया जाता है, अश्वगंधा को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, कार्डामोम को यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं, इलायची को, और क्या, तुलसी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो इस तरीके से क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया क्या है, एक एक्सपोर्ट लीडर है, यानी सबसे समझिए आगे आगे है इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में इंडिया। तो अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ से खूब पैसे भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो मेडिसिनल प्लांट हैं या एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो हमारे कंट्री को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।